यूपी के बड़े शहरों में भी इवन ऐसा माहौल नहीं होता होगा जहाँ पर किसी को कोई एक्सपेक्ट कर सके कि उसको कंप्यूटर चलाना आता है। आप तो प्रोग्रामिंग कर रहे थे। लाइफ इतनी आसान नहीं है। हमारा जो जगह थी, कस्बा था, वहाँ पे 24 घंटे में से 6 घंटे लाइट आती थी। किस एज के थे जब आपको हायर किया वहाँ के कॉलेज ने पढ़ाने के लिए? तब मैं शायद 13-14 साल का रहा माय होऊँगा। गुडनेस! ये बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को देखते हुए मैं बड़ा हुआ था। तो एक मन में बड़ी ये इच्छा तो थी कि जो भी मैं करूँगा वो करूँगा इंडिया से, क्योंकि उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। आज की डेट के अंदर अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी की तो पूरे विश्व में एस्ट्रोलॉजी का एक मार्केट जो है वो 14 बिलियन के से ज़्यादा का मार्केट है। जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो 21 बिलियन डॉलर का हो जाएगा 2032 तक। मेरे लिए जो एस्ट्रोलॉजी था, वो एस्ट्रोलॉजी कमाने की जगह देने का ज़रिया ज़्यादा था। तो हमेशा दिमाग में ये रहा कि अपन लोगों को दे क्या सकते हैं। आपने टेक्नोलॉजी को तो डिकोड किया, दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे डिकोड आपने इतनी यंग एज में कर लिया? अब क्या है कि जो कंपनियाँ क्या करती हैं कि नाम तो मैं नहीं लूँगा किसी का, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं, फेक एस्ट्रोलॉजर्स, है ना? वो फर्स्ट चैट फ्री का आंसर कर रहे हैं, और जब आप उनका पैटर्न पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप आज पूछो या 4 दिन बाद पूछो, आप पूछो या कोई एक्स पूछे, वाई पूछे, ज़ेड पूछे, वही आंसर आपको मिलेंगे। क्या ये जो एआई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली अपने आप से ऑपरेट करके अपने अकाउंट्स बना रहे हैं या यहाँ पे कोई ह्यूमन उनको पीछे से ऑपरेट कर रहा है? बिकॉज़ जो करेंटली मैं समझता हूँ जो एआई एवतार्स होते हैं, आज की डेट में भी अभी हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं, कोई उनको पीछे से ऑपरेट कर रहा होता है। पब्लिक को चेंज होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। जैसे अगर आप गूगल पे एजेंटिक एआई डालोगे या एआई एजेंट डालोगे, तो प्रोबेबली पिछले 3 महीने, 6 महीने में एआई में जो सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए होंगे, वो शायद इसी सब्जेक्ट पे लिखे गए। हम सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ज़रूर होता है और जब भी कंफ्यूजन होता है तो हम सभी को कोई ना कोई गाइड या काउंसलर की ज़रूरत होती है। अगर मैं आज से सैकड़ों साल, हज़ारों साल पहले की बात करूँ तो ये जो लिबर्टी और लग्ज़री है ना, जो गाइड की और काउंसलर की, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रॉयल्टी के पास हुआ करती थी, राजाओं के पास हुआ करती थी, जिनके खुद के पर्सनल काउंसलर्स या गाइड हुआ करते थे। अ, वो बिल्कुल साइंस बेस्ड टेक्नीक के ऊपर राजाओं को काउंसल किया करते थे, जिसको हम आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी, इवन बैक देन एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। आज ये एस्ट्रोलॉजी, ये जो गाइडेंस है, ये जो काउंसलिंग है, ये हर इंसान के लिए इतना आसान हो गया है कि यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम एनीवन एट इन योर फोन, एट एनी प्लेस, एनीवेयर। सो एंड इस चीज को आसान बना रहा है टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का अमेलगम। और वो जो टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का अमेलगम है उसके पीछे बहुत ब्रेन लगता है, और हमारे साथ एक आज ऐसे ही फाउंडर हैं जिन्होंने इस ब्रेन को लगा करके, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से मिला दिया कि आज ऑफ कोर्स उनके 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं, 11 लाख से भी ज्यादा उनके डेली एक्टिव यूजर्स हैं। सो आइए स्वागत करते हैं पुनीत पांडे जी का। पुनीत जी, वेलकम टू विलासन वाइब्स। नमस्कार। आप सर एस्ट्रो सेज के फाउंडर हैं, वहां पर चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं। आज की डेट के अंदर अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की तो पूरे विश्व में एस्ट्रोलॉजी का एक मार्केट जो है वो 14 बिलियन के से ज्यादा का मार्केट है। जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो 21 बिलियन डॉलर का हो जाएगा 2032 तक। इंडिया के अंदर जो अभी ये है करेंटली, ये लगभग लगभग 6.5 बिलियन डॉलर का है। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत कुछ है जिसको मुझे आपसे जानना है, बट मैं शुरुआत करूँ, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में। क्यों? क्योंकि आपने 10 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी, तब जब प्रोग्रामिंग, कोडिंग ये सब शायद कोई जानता भी नहीं था। आई वांट टू नो फ्रॉम यू हू यू रियली आर, योर जर्नी बेसिकली। बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा कि कोडिंग थोड़ा अर्ली एज पे मैंने स्टार्ट करी। तो और उसकी उसकी कहानी ऐसी है कि जब 7-8 साल का था तो मुझे एक बार बैंगलोर जाने का मौका मिला था।
तब मैंने पीसी की एक झलक देखी थी कि पीसी होता क्या है। फिर मुझे एक किताब मिली, उस किताब हिंदी में किताब थी क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की एक छोटी जगह से हूँ, तो इंग्लिश पढ़ना तो उतना आती नहीं थी। हिंदी में शायद कंप्यूटर विषय पे ज़्यादा किताबें थी नहीं, तो एक किताब थी उसका नाम था कंप्यूटर एक पूर्ण परिचय। तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं थी, वो किताब ये थी कि ये बताती थी कि कंप्यूटर कर क्या सकता है। तो उसमें अलग-अलग जो चैप्टर थे, उसमें एक चैप्टर था कि कंप्यूटर चेस खेल सकता है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 30-35 साल पहले की। कंप्यूटर चेस खेल सकता है। उस समय जब टेक्नोलॉजी के नाम पे सिर्फ़ मैकेनिकल मशीनें हुआ करती थी, बड़े आश्चर्य की बात थी कि एक मशीन जो चेस खेल सकती है। उसमें एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, उसमें ये था कि कंप्यूटर कुंडली भी बना सकता है। तो वहाँ से ये भी मेरे दिमाग में था कि यार ये तो बड़ी चमत्कारी मशीन है कि इतना कुंडली भी बना सकता है और चेस भी खेल सकता है। तो वहाँ से कंप्यूटर पहले बैंगलोर में कंप्यूटर देखने के बाद वहाँ पे गेम खेलते हुए लोगों को देखा था, फिर ये किताब मिली मुझे। तो एक मन में जिज्ञासा थी कि यार ये मशीन तो अपने पास होनी चाहिए। तो वो मशीन अब उसके बाद अ, अ, छोटी जगह पे था तो कंप्यूटर सीखने का तो कोई स्कोप था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ किताबें और खरीदते हैं। तो हिंदी में गिनी-चुनी किताबें उपलब्ध थी, उसमें से एक किताब जो अवेलेबल थी उसका नाम था अ, बेसिक एक कंप्यूटर भाषा। तो ये बेसिक एक कंप्यूटर भाषा एक किताब जो थी, इसको मैंने पढ़ा और मैंने शायद उसको इतनी बार पढ़ा होगा कि क्योंकि एक ही किताब पढ़ने को थी, तो मैंने सैकड़ों बार उसको पढ़ा। तो पढ़ते-पढ़ते एक समय मुझे ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ या ऐसी फीलिंग हुई कि मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे तो प्रोग्रामिंग आती है, आप मुझे कंप्यूटर दिला दो। तो पापा भी बोले कि क्या बेकार की बात है, ऐसे कोई एक किताब पढ़ के कोई कंप्यूटर थोड़ी ना सीखता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो कस्बा था, गाँव था तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक एक कंपनी सर्वे करने आई, कि जो ये देखना चाह रही थी कि क्या यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है। तो वो कंप्यूटर कंपनी सर्वे कर रही थी, तो मैंने पापा से कहा कि उनसे मिल के आते हैं। तो वो वहाँ पापा मिलाने लेके लेने गए मुझे मिलवाने। तो मैंने कहा कि मैंने बोल दिया छोटा बच्चा तो उसको कितनी समझ होती है, मैंने बोल दिया मुझे तो कंप्यूटर पूरा आता। तो वो वो थोड़े परप्लेक्स भी हुए और थोड़ा मतलब शायद नाराज़ भी हुए हों कि कंप्यूटर पूरा आता है, ऐसे ही कोई हम तो ऐसे ही आ गए हैं। तो उन्होंने मुझसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे कि बताइए रैंडम एक्सेस फाइल क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल क्या होता है, अरे क्या होता है? तो अब इतनी बार किताब पढ़ी थी कि सारा रटा हुआ था उसमें, तो मैंने सब बता दिया उनको कि रैंडम एक्सेस फाइल क्या होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल क्या होती है, अरे क्या होता है, लूपिंग क्या होती है, कंडीशंस क्या होती हैं। तो वो थोड़ा चकरा गए कि ये चक्कर क्या है कि मतलब प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ ऑफ़ कोर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गाँव में कोई लड़का किताब पढ़ के प्रोग्रामिंग सीख ले। तो फिर उन्होंने पापा से मेरे बोला कि इसको पता तो है, पता नहीं प्रोग्रामिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता वो तो पता नहीं, लेकिन इसको पता तो है। अब पापा फिर ये था कि वो थोड़ा कन्विंस हुए और फिर उन्होंने मतलब अपने सारे रिसोर्सेज़ लगा के एक पीसी मुझे खरीदवा दिया। उस टाइम पीसी जो था वो बहुत कॉस्टली हुआ करता था। 286, 386 जो आजकल जैसे अपना i3, i5, i7 चलता है, तो उस टाइम राइट। प्रोसेसर चल रहा था 286 और 386 तो मैंने पीसी खरीद लिया। तो पीसी पीसी खरीदने तक की जर्नी तो मेरी यही है कि वो कंप्यूटर कैसे मैंने खरीदा। इनफैक्ट जो बाद में उसी इंस्टीट्यूट में जब मैं शायद 1 आध साल बाद डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाने भी गया, उन्होंने मुझे हायर कर लिया कि आप ही डिग्री कॉलेज में पढ़ाइए। जब उन्होंने बाद में इंस्टीट्यूट खोला, तो उन्होंने कहा आप ही यहाँ पे डिग्री कॉलेज में पढ़ाइए। तो ये मेरी कंप्यूटर से जुड़ी हुई जर्नी तो शुरुआती दिन ऐसे रहे। फिर जब कंप्यूटर खरीद लिया तो पता चला कि लाइफ़ इतनी आसान नहीं है। एक तो क्या है कि कंप्यूटर हमारा जो जगह थी, कस्बा था, वहाँ पे दिन में 6 घंटे ही लाइट आती थी। तो 24 घंटे में से 6 घंटे लाइट आती थी। तो वो हर थोड़े दिन में मेरा कंप्यूटर खराब हो जाता था।
और जो नियरेस्ट मैं औरैया करके एक जगह वहाँ रहता था, तो या तो मुझे आगरा जाना होता था या कानपुर जाना होता था पूरा कंप्यूटर उठा के। तो शुरुआती दिन और सॉफ्टवेयर मुझे मिलते नहीं थे क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई आपको कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा ना, आपको तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी चाहिए कि अब मुझे ध्यान है कि मुझे सी, सी प्लस प्लस का कंपाइलर अरेंज करने में 6 महीने लग गए थे और शायद मुझे कम से कम 8-10 चक्कर लगाने पड़े आगरा के, क्योंकि कोई देने को ही तैयार नहीं। पायरेट क कमर्शियल आप खरीद नहीं सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर इतने कॉस्टली हैं उस टाइम, बॉरलैंड सी प्लस प्लस जो आता था और पायरेटेड कॉपी करके आपको देने को कोई तैयार नहीं था। तो शुरुआती दिन काफ़ी मुश्किल रहे, लेकिन शायद जब शुरुआती दिन मुश्किल रहे तो आज चीज़ें काफ़ी आसान लगने लगी हैं। सर योर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग एट द एज ऑफ 10, जिस बच्चे ने पूरी किताब एकदम चाट ली हो और लिटरली एक इंस्टीट्यूट वाले को ये बोल रहा हो कि अरे मुझे प्रोग्रामिंग आती है। आई एम अमेज्ड। किस एज के थे जब आपको हायर किया वहाँ के कॉलेज ने पढ़ाने के लिए? तब तब मैं शायद 13-14 साल का रहा माय होऊँगा। गुडनेस! 14 साल में जब आपने टीचिंग भी शुरू कर दी थी। टीचिंग सो डिग्री ये कॉलेज के अंदर। तो आप तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल एकदम क्लियर है। लाइक ये पर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको पता थी उस वक़्त जब ये सब आपके साथ हो रहा था कि आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं? क्योंकि आम बच्चे तो इतनी छोटी उम्र के अंदर इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है पता मुझे तो अभी भी नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब बाकी काम तो सारे बच्चों जैसे ही थे कि क्रिकेट खेलने जाना और फिर अपने दोस्तों के संग चेस खेलना, लाइट आती नहीं थी, तो प्रोग्रामिंग आप कर भी कितना सकते हैं। तो बाकी की अपनी लाइफ़ तो बाकी बच्चों की तरह ही थी, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जब तक हम वहाँ पे थे। जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आए तब उस टाइम रियलाइज़ेशन हुआ कि कंप्यूटर की मतलब काफ़ी अच्छी नॉलेज मुझे है। उस टाइम जाके रियलाइज़ हुआ जब और लोगों से और लोगों से जब इसी फ़ील्ड के लोगों से मिलना-जुलना हुआ। तो जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि फर्स्ट जॉब के लिए जब मैं दिल्ली आया, तो एक कंपनी थी इओन टेक्नोलॉजीज़ जिसमें मैंने फर्स्ट जॉब किया। अब ओरेकल ने उसको शायद एक्वायर कर लिया है। गुड़गाँव में उद्योग विहार में कंपनी है इओन टेक्नोलॉजी। तो छोटा ही था मैं वहाँ पे जब पास आउट करके गया और मैंने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया तो उस वो ये टाइम है जब ये डॉट कॉम बस्ट हुआ था और Y2K वही डॉट कॉम बस्ट के बाद सारे यूएस से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकाले गए थे और वो वापस इंडिया अपने देश आ गए थे। तो मैं इंटरव्यू देने गया तो सारे 300-400 लोग जो इंटरव्यू दे रहे थे उस पोज़ीशन के लिए सारे सूट-बूट, कोट पैंट वाले और बड़े सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलते हुए लोग थे। और मैं तो ऑफ़ कोर्स उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता था, क्योंकि छोटी जगह से थे हम और बाकी जो क्या कहेंगे अपन कहें लुक एंड फ़ील में भी उनको मैच नहीं कर सकते थे, इतने सोफिस्टिकेटेड लोग थे, क्योंकि वो सारे यूएस से जॉब छोड़ के आए हुए थे। तो जब जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे पूरा एक तरीके से विश्वास था कि मैं तो सेलेक्ट हो नहीं सकता, ये तो मैं फन जर्नी के लिए आया हूँ, अब यहाँ से वापस अपना मज़ा करके जाऊँगा। और वहाँ पे उस कंपनी ने पहला राउंड इंटरव्यू लिया, फिर दूसरे राउंड में फिर उन्होंने वो सीईओ आके उन्होंने भी इंटरव्यू लिया और मैंने उनसे कहा कि मैं तो सालों से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। तो उनको भी थोड़ा यकीन नहीं हुआ कि ये फिर उन्होंने कई राउंड का जब मतलब कई तरीके से चेक किया, तो उनको लगा कि यार कुछ है और मुझे बड़ा सबसे बड़ी बात आश्चर्य हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया। वो पहले ही इंटरव्यू देने आया था और वो भी वो ज़माना था कि जब वो इंटरव्यू देने से पहले मैंने जावा की प्रोग्रामिंग कभी करी नहीं थी। मुझे सी प्लस प्लस और बेसिक कोबोल पाइथन कोबोल पास्कल इनकी मुझे अच्छी नॉलेज थी। लेकिन जावा की मैंने कभी कोडिंग करी नहीं थी और वो जा इंटरव्यू जावा का था। तो जावा और यूएमएल और उसका तो जो जब मैं इंटरव्यू मुझे देना था तो आगरा से उस टाइम मैं आगरा में रहता था, तो आगरा से पढ़ाई कर रहा था, तो आगरा से दिल्ली आने के लिए 3 घंटे मैंने जावा पढ़ी थी। उस दौरान तो मैं ये सो यू बड़ा आर सेइंग अभी ये 3 आश्चर्य घंटे की हुआ। जावा पढ़ के आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया। इंटरव्यू और वो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ पे जो लोग इंटरव्यू देने आए थे, उनकी शक्ल देख के लग रहा था कि अपना तो कोई चांस है ही नहीं यहाँ पे।
तो ये क्या है कि ये उसके बाद मुझे लगा कि मतलब कुछ एज है। उससे पहले मुझे लगता था कि जैसे बाकी लोग हैं वैसे हैं। बीच-बीच में ऐसे हिंट्स तो मिलते रहे, लेकिन क्योंकि आप कभी क्या कहेंगे उस समुद्र में कूदे ही नहीं आप, तो आपको पता नहीं कि आपको तैरना आता भी है कि नहीं आता समुद्र में। आपने तो तालाब में ही स्विमिंग करी है तो आपको पता है कि तालाब तो मुझे पता है लेकिन समुद्र आपने तब देखा नहीं था। तो ये है कि उस टाइम फिर मुझे जब वो जॉब मिली, तब रियलाइज़ेशन हुआ कि हाँ मतलब मुझे ठीक-ठाक कंप्यूटर की नॉलेज है। पर औरैया में आज से 30 साल, 35 साल पहले आई एम श्योर इस तरीके का तो कोई माहौल भी नहीं होता होगा। लीव अलोन औरैया, मैं तो कहता हूँ यूपी के बड़े शहरों में भी इवन ऐसा माहौल नहीं होता होगा जहाँ पर किसी को कोई एक्सपेक्ट कर सके कि उसको कंप्यूटर चलाना आता है। आप तो प्रोग्रामिंग कर रहे थे। सो आगे क्या होता है? बिकॉज़ आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर जर्नी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में आपने मुझे बताया। नाउ आई वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द एस्ट्रोलॉजी एज़ वेल। वो कैसे आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होती है? राइट, तो जो औरैया का आपने सही कहा कि औरैया जो है, उत्तर प्रदेश के बहुत ही पिछड़ी जगह में से है। उत्तर प्रदेश की भी जो सबसे पिछड़े जगह हैं कि वो औरैया, इटावा, मैनपुरी और ये सब जगह हैं। तो वहाँ पे तो इनफैक्ट मतलब जो शायद उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्राइम रेट होगा, वो शायद हमारे औरैया में ही होगा। इटावा के तो साइड का। इटावा बिल्कुल, तो ये था कि ये भाग्यशाली कह सकते हैं और क्या वहाँ पे जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर शायद मैंने ही खरीदा होगा वहाँ पे, उससे पहले तो कभी खरीदा नहीं था। तो ख़ैर आपने जैसे जर्नी की बात करी, तो जर्नी में अब जब कंप्यूटर खरीद लिया तो पापा ने बहुत बड़ा लोन लेके कंप्यूटर खरीदा, वो कॉस्टली था उस टाइम। तो जब लोन ले लिया और उन्होंने सारा अपना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो कि उस टाइम सभी लोगों ने उनको ये भी बताया कि आप तो मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बच्चे के ऊपर नहीं करना चाहिए। और उस टाइम शेयर मार्केट बड़ा बूम पे था, वो आपको पता होगा वो कौन-सा हर्षद मेहता राइट, वाला समय राइट, था। लोग कहते थे इतना पैसा आप शेयर मार्केट में लगा दोगे तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाओगे, क्या कहाँ पे पैसा लगा रहे हो। लेकिन शायद पापा काफ़ी विज़नरी रहे होंगे, अभी मैं यही कह सकता हूँ। तो उन्होंने कंप्यूटर दिलवा दिया मुझे, बाकी अ, अब समस्या ये थी कि उस जो लोन का रीपेमेंट है, उसमें मैं भी कुछ कॉन्ट्रिब्यूट कर सकूँ, ये एक सोच थी। तो उस सोच के चलते क्या हुआ कि मैंने वो किताब में पढ़ा ही था कि कंप्यूटर कुंडली बना सकता है। तो मैं दिल्ली में गया, एक कंपनी थी वहाँ से एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर खरीदा और वहाँ पे आके मैंने एक शॉप शुरू करी कि जहाँ पे लोग अपना कुंडली प्रिंट करवा सकते थे। तो कुंडली प्रिंट करवा सकते थे, हर कुंडली प्रिंट करने का मुझे 100 से 150 रुपए मिल जाता था। अगर कोई कुंडली प्रिंट फाइल-वाइल लगा के बना के देते थे, तो उससे थोड़ा बहुत अर्निंग, अब अर्निंग तो क्या कहेंगे, लेकिन ये है कि जो रिपेयर की कॉस्ट होती थी वो निकल आती थी। उतना कह सकते हैं। तो वो जब वो काम मैंने शुरू किया तो उसका चूँकि मैंने वो सॉफ्टवेयर खरीदा था और सॉफ्टवेयर को मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सॉफ्टवेयर तो मैं भी बना सकता हूँ। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन से ही मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी रही थी। तो मुझे उस सॉफ्टवेयर को देख के लगा कि ये सॉफ्टवेयर मैं बना सकता हूँ, तो मैंने भी उस सॉफ्टवेयर बनाने की अपनी कोशिश करी और मतलब धीरे-धीरे वो एक एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर मैंने अपना लिख लिया और उसके चक्कर में कि जो एस्ट्रोलॉजी का जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे सेलेस्टियल एस्ट्रोनॉमी है, ट्रिगोनोमेट्री है, ये बहुत एक्सटेंसिव का यूज़ उसके अंदर होते हैं। तो वो अब मतलब मैंने कुछ यूएस में कुछ किताबें थी और उस तरीके की किताबें, वो किताबें पढ़ के सीखने का मेरे पास एक कह सकते हैं कि टैलेंट था। ये एक तो वो हुनर है। किताबें पढ़ी। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि कई सारे बच्चे होते हैं कि जैसे यूट्यूब से सीख लेते हैं या कहीं से, तो वो शायद रहा होगा। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर बुक्स पढ़ी और मैंने वो सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी का बेसिक सॉफ्टवेयर लिख लिया। तो जो आज की डेट में एक्चुअली जो एस्ट्रोसेज है, वो सारा डेवलपमेंट वो उसी पीरियड का है, जो मेजर डेवलपमेंट उसका एल्गोरिथम हुआ, तो वो सब उसी पीरियड में लिखा गया है। तो
जो इंडिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी कंपनियाँ हैं और इंडिया क्या दुनिया के अंदर कितनी भी ज़्यादातर कंपनियाँ हैं, वो क्या करती हैं कि एक नासा के फ़ॉर्मूले पे बेस्ड एक कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की, उसको स्विस एफएमरीज़ कहते हैं। तो सारे लोग उसी एफएमरीज़ या उसी कैलकुलेशन को लेके अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो हमारी एस्ट्रोसेज जो है अकेली कंपनी है जिसमें एल्गोरिथम भी हमारे खुद के ही हैं। हमने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जितने भी उसके अंदर होते हैं, उसके लिए हमने किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी टूल को यूज़ नहीं किया। कंप्लीटली सारा का सारा इन हाउस डेवलपमेंट है और वो एडवांटेज यही रहा कि बचपन में आदमी के पास टाइम इतना होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कि आपको कुछ करना तो है नहीं कुछ कि उसमें तो आप सुबह से शाम तक जो जो एनर्जी आप उस टाइम लगा सकते हो, शायद आज मैं वो एनर्जी उतनी ना लगा पाऊँ। तो पूरे दिन दिन यही करते थे मतलब मैं तो अपने बेटे को कहता हूँ कि मैं तो 24 घंटे प्रोग्रामिंग करता था। तो वो उस टाइम का जो एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर का कोड मैंने वहाँ पे लिखा, यही है कि अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। मुझे ये पता नहीं था कि ये कभी कभी मेरा एक मतलब उस दिशा में पूरी तरीके से मैं चला जाऊँगा क्योंकि बचपन से ही सपना जो था वो यही था कि उस टाइम कहानियाँ बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स इनकी कहानियाँ पढ़ी थी, तो मैं टेक्नोलॉजी में ही हमेशा जाना चाहता था। मैं कभी कभी एस्ट्रोलॉजी से मेरा उतना वो नहीं था। एस्ट्रोलॉजी में उसकी उसकी यूटिलिटी को देख के मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन एज़ अ प्रोफ़ेशनल मैं हमेशा चाहता था कि कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा बड़ा काम करूँ, ख़ासकर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाया या फिर एप्पल ने आईफ़ोन बनाया, उस टाइम आईमैक जो था, आईमैक बनाया। तो वो एक इच्छा ये थी कि इस तरह कहीं कोई अच्छा प्रोडक्ट बना सकें, तो वो एक करियर का गोल जो होता है, वो था। लेकिन धीरे-धीरे ये हुआ कि किसी न किसी तरीके से मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ता ही चला गया और मतलब अगर मतलब उसकी अगर आप आगे की कहानी अगर मैं बताऊँ कि और कैसा रहा आई वुड कि रियली वांट टू नो क्योंकि 2001 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एस्ट्रोसेज की शुरुआत होती है। 2000 एंड आई कैन सी दैट आपने यूएस आर्मी के साथ में काम किया, आपने बोइंग के साथ में काम किया। सो आई एम श्योर आपने कहीं न कहीं इसको बीच में तो छोड़ा होगा और आप यूएस गए होंगे। सो वो वाला पैच आई वांट टू नो कि वो कैसे हुआ? राइट तो ये था कि जैसा मैंने बताया कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ये एक तरह से उस समय की मेरी जनरेशन के लिए शायद आदर्श आइडियल सोच हुआ करते थे। तो उस टाइम जब ये मैंने इओन टेक्नोलॉजीज़ का जॉब जॉइन किया, तो उस टाइम मैंने और उस टाइम एक मैगज़ीन आती थी पीसी क्वेस्ट। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मैगज़ीन जो है वो उस टाइम थी। आज भी आती है मैगज़ीन तो लेकिन अब उतनी पॉपुलर नहीं रही। पहले तो और कोई रिसोर्सेज़ नहीं थे तो अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है या समझना है या प्रोग्रामिंग के बारे में जानना है या समझना है, तो आपके पास बहुत गिने-चुने ऑप्शन थे। तो शायद पीसी क्वेस्ट मैगज़ीन में मैंने पहली बार पढ़ा कि स्मार्टफ़ोन भी कोई चीज़ होती है। तो स्मार्टफ़ोन जो कोई चीज़ होती है तो मैंने सोचा कि यार एक ये आइडिया आया कि अगर एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर स्मार्टफ़ोन पे आ जाए, तो एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत एक्सेसिबल हो जाएगा क्योंकि कुंडली बनाना क्या है बहुत मैथमेटिकल काम है और पुराने टाइम में पंडित लोग क्या पत्रे रखते थे, पंचांग अपने पास राइट। रखते थे, आपको 100 साल के पंचांग रखने पड़ते थे, अगर 100 साल की कुंडली आपको बनानी है, तो वो एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस थी और जैसे पामिस्ट्री में आप हाथ कहीं पे भी देख सकते हैं, वैसे कुंडली आप कहीं पे भी नहीं देख सकते थे क्योंकि कुंडली बनाना अपने आप में प्रक्रिया है। एक कैलकुलेशन उसके अंदर काफ़ी शामिल है, तो मुझे जब ये स्मार्टफ़ोन के बारे में पाम स्मार्टफ़ोन के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाएँगे तो एक बिज़नेस खड़ा किया जा सकता है या एक अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे दिखती है। तो वो जब इओन टेक्नोलॉजीज़ में मैं जॉब कर रहा था, तो उस दौरान पहले ही साल मैंने पूरा उसको कोड किया और मतलब कोई और दिन में ऑफ़िस जाता था, रात को घर पे आके प्रोग्रामिंग करता था। तो वो 6-8 महीने में वो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर हो गया। फिर वो मैंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, उस सॉफ्टवेयर का नाम रखा मोबाइल कुंडली। तो मोबाइल कुंडली जो है वो शायद इंडिया का पहला कंज़्यूमर मोबाइल एप्लीकेशन होगा। मतलब एट लीस्ट मुझे नहीं पता कि इंडिया में कभी किसी ने उससे पहले मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी। एस्ट्रोलॉजी की नहीं, एस्ट्रोलॉजी के बियॉन्ड भी शायद मुझे पता नहीं कि कभी किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाई थी।
तो ये था कि वो उसकी सॉफ्टवेयर की सेल भी ठीक-ठाक होने लगी, मैं पैसा भी थोड़ा कमाने लगा वो मैं वहाँ से। तो लेकिन क्या है कि अब मुझे प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ये तो पता था, लेकिन बिज़नेस मैनेजमेंट के बारे में मुझे मतलब मिडल क्लास कोई घर में कोई ऐसा बिज़नेस बैकग्राउंड था नहीं, तो उसका कोई आइडिया था नहीं। तो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट कर दिया उस बिज़नेस में। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब 2001 में मुझे ये फीलिंग थी कि 2003, 2004 आते-आते दुनिया में हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन आ जाएगा मोटा-मोटा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जितना जल्दी जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे वो 2002 3-4 तक जब हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन आएगा तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी बड़ी होगी। लेकिन हुआ क्या कि मोबाइल फ़ोन जो है उसका पेनिट्रेशन कहेंगे वो बहुत लेट हुआ। एक्चुअल में मोबाइल फ़ोन दुनिया में स्मार्टफ़ोन जो दुनिया में आया, वो आया 2013-14 में, 12, 13, 14 का ये पीरियड था। तो शायद 10 साल पहले ही मैंने उसके ऊपर ओवर इन्वेस्ट कर दिया। तो ओवर इन्वेस्ट कर दिया, पैसा बहुत लगा दिया और एक हमारी एक एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी थी, उसके पास बहुत पैसा था, बड़ी सक्सेसफुल कंपनी थी, उनके सारी जगह पूरे इंडिया में ऑफ़िसेज़ थे, उनके सॉफ्टवेयर्स बहुत पॉपुलर थे, उनकी मैगज़ीन्स निकलती थी। तो उन्होंने एक तरीके से वो सॉफ्टवेयर मतलब ये कहेंगे कि वैसा का वैसा सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर दिया। तो अब ये था कि कुछ समय बाद ये था कि अब उनके पास मसल पावर शायद ज़्यादा थी, तो वो उनके सॉफ्टवेयर की सेल ज़्यादा हो गई और मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो बिकना बंद हो गया। तो एक एक टाइम ऐसा था कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आया वो मतलब एक तरीके से कर्ज़ा इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे दिल्ली छोड़ के ही जाना पड़ा। तो दिल्ली जब मुझे छोड़ के जाना पड़ा तो मुझे लगा कि दिल्ली में तो अब काम बनेगा नहीं तो कहाँ जाते हैं। इंदौर की एक कंपनी में मुझे जॉब मिला और इंदौर की कंपनी ने मुझे यूएस भेज दिया। तो फिर मैं यूएस चला गया और यूएस में मेरा यही था कि अब चलो अच्छा है कि वो हो गया अब सारा फ़ोकस टेक्नोलॉजी पे करेंगे और टेक्नोलॉजी मेरा मतलब बचपन से यही था कि टेक्नोलॉजी पे ही ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। जैसे जावा के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है सर्वलेट, वैसे ही एक टेक्नोलॉजी होती है पोर्टलेट। तो पोर्टलेट टेक्नोलॉजी बनाने में वो बहुत मैंने की कंट्रीब्यूशन किया। जीएसआर 286 जैसे जावा के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है, तो उसको एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाता है। तो उस एक्सपर्ट ग्रुप का मैं अकेला इंडिपेंडेंट मेंबर था और मैंने सन माइक्रो सिस्टम के संग मिलके वो टेक्नोलॉजी बनाई जो अपनी आधार की जो वेबसाइट है क्या है यूआईडीएआई जो है वो एक्चुअली पोर्टलेट टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। तो वो ओके। वही टेक्नोलॉजी है जो जिसका एक तरीके से नींव मैंने रखी थी। तो वो यूआईडीएआई की जो पूरी वेबसाइट है उसको एंटरप्राइज़ पोर्टल बोलते हैं। एंटरप्राइज़ पोर्टल और उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको पोर्टलेट्स बोलते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। तो वो यूएस में वो पोर्टलेट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था और अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अर्निंग-वर्निंग भी सब अच्छी मज़े की चल रही थी। तो यही था कि वीकेंड पे खाली रहते हैं। अब यूएस में तो आपको पता है कि उतना काम होता नहीं है, तो आप जॉब कर रहे हो, अपना जॉब किया, वीकेंड पे खाली हैं तो अपना मैंने उस टाइम एक और टेक्नोलॉजी आ रही थी क्लाउड जिसको हम कहते हैं या सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस SaaS बोलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी उस टाइम आ रही थी। तो मुझे लगा कि मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का कोड तो है ही, तो इसको क्लाउड में पोर्ट करते हैं। तो मैंने क्लाउड में पोर्ट किया और उसको और अपने ही मुझे लगता है कि मैं ये कभी दिमाग में नहीं था कि इससे पैसा कमाना है क्योंकि पैसा तो कमा ही रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरे लिए ही खुद यूज़फुल हो जाएगा अगर इंटरनेट है तो कहीं से भी आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो आपको फिर अपने हर डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सॉफ्टवेयर एक वो बना के मैंने एस्ट्रोसेज क्लाउड बना के और एक डोमेन बनाया astrosage.com और उसके ऊपर होस्ट कर दिया। ये वही पीरियड है कि उस टाइम गूगल एनालिटिक्स और गूगल एडसेंस भी आ रहे थे, स्पेशली गूगल एडसेंस। तो गूगल अपने सर्च इंजन को मोनेटाइज़ करने की अब कोशिश कर रहा था उसमें। उन्होंने पब्लिशर के लिए एक टूल दिया गूगल एडसेंस कि आप अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे कोड लगा दो और आपको उस पे जितने क्लिक होंगे उतना पैसा आपको मिलने लगेगा। तो वो
वो गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक्स के कोड मैंने लगा दिए उसके ऊपर। तो एंड थोड़े दिस इज व्हिच ईयर? ये मुझे लगता है कि ये 2003 की बात होगी, 2002-2003 की बात होगी। 2003 में? ओह माय जी, गॉड! जी, जी, ओके। जी। तो वो जब कोड मैंने लगाया उसमें और मतलब दो थोड़े 1-2 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद जब मैंने गूगल एनालिटिक्स खोल के देखा, तो मुझे बड़ा शॉक लगा कि बड़े सारे लोग इस साइट को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे भी मतलब मैंने जो बनाया था वो बनाया था अपने लिए, कि मुझे अपने यूज़ के लिए बनाना है, तो वो लोग यूज़ कर रहे थे और उसका अगर आप वो डिज़ाइन देखेंगे तो मतलब जो बिल्कुल स्टूडेंट का डिज़ाइन होता है, वो टिपिकल उसके अंदर कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है। ऐसा मतलब कभी कोई सोचेगा नहीं कि ये वेबसाइट भी यूज़ करने लायक है। तो जब गूगल एनालिटिक्स पे मुझे काफ़ी ट्रैफ़िक दिखा, तो फिर थोड़ा-सा मैंने और स्टडी किया, तो फिर मुझे लगा कि यार ये कुछ तो लोगों को पसंद आ रहा है इसके अंदर। और फिर क्या हुआ कि गूगल एडसेंस का मेरा पहला $100 का चेक आ गया कि उसमें आपके $100 हो गए, तो अब आपका पहला चेक गूगल एडसेंस आज की डेट में भी शायद $100 पे पहला चेक राइट, देता है। तो राइट, वो $100 का चेक आ गया मेरे पास। अब चेक आ गया तो थोड़ा और मोटिवेशन, भले भी वो अमाउंट सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन जो जहाँ से आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, वहाँ से कुछ आए तो थोड़ा मज़ा उसमें आता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि $100 का चेक आ गया और वो चेक इंटरेस्टिंगली $100, $200, $400 वो अचानक से बहुत तेज़ी से वो चेक बढ़ने लगा, कि हर महीने मेरा चेक का अमाउंट जो है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और वो मतलब बहुत जल्दी ऐसा हो गया। तो जो एक एक टाइम जब मैं फिर यूएस से वापस आया, तो वो ऐसा था कि वो मेरी यूएस की जो सैलरी थी और मेरी यूएस की सैलरी अच्छी खासी सैलरी थी, तो वो उसको वो मैच करने वाला कंपैरेबल सिचुएशन में आ गया। तो फिर वो कंपैरेबल सिचुएशन में आ गया, तब अब मेरे दिमाग में ये तो मतलब मेरे जब जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को देखते हुए मैं बड़ा हुआ था। तो एक मन में बड़ी ये इच्छा तो थी कि जो भी मैं करूँगा वो करूँगा इंडिया से। क्योंकि उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, तो मैं ये चाहता था कि जो भी करूँ अपना इंडिया आके करूँ कि टेक्नोलॉजी ये तो था कि टेक्नोलॉजी करेंगे, इवन कंपनी बनाएँगे, एंटरप्रेन्योरशिप ये सब था। लेकिन वो मैं करना इंडिया में चाहता था और मतलब ये मेरे ये बहुत बचपन से ही इच्छा थी। तो जब ये चेक आने लगा और पैसा थोड़ा आने लगा, फिर मुझे लगा कि यार चलो जॉब छोड़ के अपन इंडिया ही चलते हैं। सरप्राइज़िंगली क्या हुआ कि वो उसी से जब मैंने मन बनाना शुरू किया, उसी से 6 महीने पहले मेरा ग्रीन कार्ड आ गया। तो ग्रीन कार्ड आ गया, तो अब मुझे ये डिसाइड करना था, क्योंकि ग्रीन कार्ड में ये होता है कि आपको शायद 6 महीने कुछ यूएस में टाइम देना होता है, ऐसा कुछ उसमें नियम होता है। तो ग्रीन कार्ड आ गया, तो मुझे लगा यार अब क्या करूँ, यूएस में कंपनी बनाऊँ या इंडिया में कंपनी बनाऊँ? फिर मैंने डिसाइड किया है कि यार अब जो भी करना है, करेंगे तो इंडिया से ही जाके। फिर वो ग्रीन कार्ड सरेंडर किया कि भैया नहीं चाहिए ग्रीन कार्ड, और अब इंडिया से आके अब अपना कुछ इंडिया में ही करेंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये जो है, वो एस्ट्रोसेज की स्टार्टिंग जर्नी जो है, वो इस तरीके की है। 2008 if I'm not wrong you came back, right? हाँ, शायद राइट। तो एस्ट्रो सेज, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स अगर आज आप देखें, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी एंड व्हाट नॉट, सो वो बहुत लेट मार्केट में एंटर करे। ऑन दी अदर हैंड आई बिलीव एस्ट्रो सेज जो टेक वाला स्पेस है उसके अंदर बहुत जल्दी एंटर कर चुका था। सो 2008 के बाद में क्या ग्रोथ स्लो रही, कैसा रहा, कैसे देखते हैं नहीं, आप उस पूरी चीज को? देखिए ग्रोथ की बात तो ऐसी है कि आज की डेट में भी जो हमारे यूज़र हैं, वो शायद कॉम्पिटिटर इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा जो अच्छा। स्केल है, तो वो उस स्केल को तो मुझे लगता है आप सब कॉम्पिटिटर्स को ऐड भी कर लोगे ना, तब भी वो हमारे ये मेजर कॉम्पिटिटर्स को ऐड कर लोगे, तब भी वो यूज़र नहीं आएँगे। लेकिन मतलब हमारे जब मेरे लिए जो एस्ट्रोलॉजी था, वो एस्ट्रोलॉजी कमाने की जगह देने का ज़रिया ज़्यादा था। तो हमेशा दिमाग में ये रहा कि अपन लोगों को दे क्या सकते हैं?
तो अब अभी भी आप देखोगे कि एस्ट्रो सेज में मे बी 95% फीचर्स जो है वो फ्री हैं, और जिसको राइट, बनाने में मुझे 20 साल 25 साल लग गए, कि वो कुंडली का पूरा एल्गोरिथम फ्री है, कुंडली मैचिंग का पूरा एल्गोरिथम फ्री है, पंचांग का पूरा एल्गोरिथम फ्री है, सब कुछ फ्री है, और जिसको बनाने में इतने साल लगे, और इसीलिए क्या है कि कोई कॉम्पिटिटर उसको रेप्लिकेट भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, इतने साल कौन लगाएगा उस फालतू के काम में जिससे कमाई नहीं होती। तो ये था कि मतलब दिमाग में हमेशा ये था कि हम एस्ट्रोलॉजी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी को आगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी क्या है कि एस्ट्रोलॉजी एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे ये क्या कहेंगे कि हम फ्रॉड और चीट बहुत ज़्यादा है, और फ्रॉड और चीट होने का कारण क्या है कि मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जैसे अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाएँगे तो एटलीस्ट आपको पता है कि डॉक्टर ने बेसिक पढ़ाई तो करी होगी। अगर उसके डिग्री पे एमबीबीएस लिखा हुआ है, एमडी लिखा हुआ है, तो आपको ये तो नहीं पता कि वो कितना टैलेंटेड स्टूडेंट था। लेकिन आपको ये पता है कि कम से कम उस प्रोसेस के थ्रू तो गया है। लेकिन राइट, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप अ, जो जैसे आप कॉम्पिटिटर की बात करी, तो कॉम्पिटिटर तो ऐसे है कि 7 दिन का कोर्स करके वो वहाँ पे ही एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं या टैरो कार्ड रीडर बन जाते हैं। तो वो ये क्या है कि ये स्पेस बिल्कुल अनरेगुलेटेड है। तो अनरेगुलेटेड स्पेस में अगर आपको अ, लोगों का कुछ फ़ायदा करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो अब जब हमारे पास ये, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर से ये प्रॉब्लम डे 1 से रही, तो एक दिमाग में ये आया कि अगर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगी और नॉलेज होगी, तो शायद वो चीट ना हो सके। अगर कि अब जैसे इवन ये, मतलब मुझे लगता है हेल्थ केयर में भी सच है कि डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हो, तो अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमको पता है कि ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी सर्जरीज़ नहीं होती, झूठी सर्जरीज़ नहीं होती, या बड़े बिल नहीं बनाए जाते, हमको वहाँ पे भी यही बात है। तो उसको अवॉइड करने का भी तरीका क्या है कि आप लोगों को एजुकेट करो, इन्फॉर्म करो, और मतलब वो उस सिचुएशन में होने चाहिए कि राइट क्वेश्चंस पूछ सकें और समझ सकें सारी बात को, कि अगला जो बता रहा है, वो बात सही बता रहा है या नहीं बता रहा। तो यही हम एक बेसिक आइडिया था कि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन दो और इतने टूल दो, और वो सारी उनको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, कि कम से कम जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, तो वो राइट क्वेश्चन पूछ सके। कि कम से कम ये हो कि वो पूछ सके कि भई, अगर एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप नीलम पहन लो, तो वो पलट के पूछे तो कि भई नीलम क्यों पहन लो? है ना? तो वो, क्योंकि वो देख सकता है कि एस्ट्रो सेज की कुंडली में कि शनि उच्च का है कि नीच का है, कि छठवें घर में है कि 8वें घर में, इतना तो वो खुद भी देख सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन से इक्विप्ड करना हमारा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा कि ये हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, नॉलेज देंगे, दे शुड बी एबल टू आस्क राइट क्वेश्चन्स, और वो मुझे लगता है कि उसमें कुछ हद तक हम सफल हुए हैं। अभी हमारे 5 करोड़ डाउनलोड हैं, और जो एआई से हम जो टूल लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम 50 करोड़ तक भी पहुँच जाएँगे। 50 करोड़ तक आज तक कोई भी इंडिया की ऐप पहुँची नहीं है। इंडिया में जैसे ऐप्स होती हैं, तो ऐप्स का जो ग्रोथ होती है ज़्यादातर कैश बर्न से होती है, कि आप ऐड देखते हो फिर राइट, डाउनलोड करते हो। लेकिन दुनिया भर में सक्सेसफुल ऐप वैसे नहीं बनती। जैसे आप व्हाट्सऐप कोई ऐड से देख के तो आपने डाउनलोड नहीं करी होगी, या इंस्टाग्राम आपने कोई ऐड से देख के तो डाउनलोड करी नहीं होगी। वो वायरल इफेक्ट के थ्रू डाउनलोड हुई है। आपको व्हाट्सऐप शायद आपके फ्रेंड में, फैमिली में किसी ने बताया होगा। तो ऐप जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, उसका सही बैरोमीटर जो है वो ये है उसकी वायरलिटी। और एस्ट्रोसेज उन गिनी-चुनी ऐप्स में से है कि जो वायरल है, कि जो इतने सारे यूज़र, मैं कह रहा हूँ कि मतलब सारे कॉम्पिटिटर को कंबाइन भी कर लो तब भी हमारे यूज़र ज़्यादा होंगे। तो वो इसीलिए क्योंकि लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हम तो ऐड पे उतना खर्च नहीं करते, तो वो कहाँ दैट्स से आते हैं ये? दैट्स ट्रू। बिकॉज़ आई कैन सी तो एस्ट्रोटॉक का ऐड लाइक अगर आप एक बार एस्ट्रोटॉक की किसी ऐड को देख लें एंड फॉर दैट मैटर किसी भी ऐड को देख लें तो एआई आपको सेम ऐड बार-बार दिखाएगा। एस्ट्रोटॉक का तो बहुत ऐड देखा मैंने बट आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल ऐड ऑफ एस्ट्रोसेज। मैं बताना चाहूँगा इवन माय आंट इज़ अ एस्ट्रोलॉजर और कई साल पहले जब मुझे कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं उनके पास में गया कंसल्टेशन के लिए तो she used one something on phone and that was Astro Sage and I got to know कि
एस्ट्रो सेज से देख करके आप अपने लिए भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं एंड आई बिलीव मेरे फ़ोन के अंदर आज से शायद 4-5 या शायद उससे भी ज़्यादा साल पहले मैंने एस्ट्रो सेज डाउनलोड किया था। तो वो बात अलग है कि मेरी एस्ट्रोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बैक देन बहुत लिमिटेड थी, तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आई हैव बीन यूजिंग दैट ऐप ओनली, बाय द वे, क्योंकि आई नो व्हाट यू आर सेइंग, 95% फीचर्स फ्री हैं, आई कैन सी दैट, इवन आई यूज दैट फॉर दैट मैटर। एआई की जब आप बात करते हैं तो मैं उसके ऊपर भी आऊंगा ऑफ कोर्स, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ऐप है वो दैट इज ऑफ कोर्स डूइंग वेरी वेरी गुड। आप एआई की बात कर, मतलब आप एआई आपने इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर। एआई, बाय द वे, मैंने आप एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एआई जो है वो उससे भी मैंने कंसल्टेशन करी, आज ही करी रादर, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एआई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। एआई की कंसल्टेशन के अंदर मैंने उससे बहुत सारे वेग क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि मैं मरने कब वाला, मुझे ये बताओ। एंड उसने नहीं बताया तो नहीं बताया। मजे की बात तो ये है कि मैंने लिटरली आई वाज परसिस्टेंट ऑन दिस कि मुझे बताओ, घुमा घुमा के मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, बट वहां से आंसर नहीं आया। एंड दैट इज व्हेन आई फेल्ट दिस इज अमेजिंग, एटलीस्ट आप किसी भी तरीके से गलत इंफॉर्मेशन को आप यूजर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम जब डॉक्टर्स की बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि कोई भी इंसान तब तक मतलब डॉक्टर, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो जानी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ताकि कोई बेवकूफ ना बन पाए। जैसे हम डॉक्टर की बात करते हैं, एक टाइम जरूर हुआ करता था कि नीली पीली गोली, दिस इज हाउ वी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टैबलेट्स। टेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया, हमें ये नहीं पता होता था कि कौन से टेस्ट हैं और नेसेसरी है भी या नहीं है। उतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई, बट नो बडी कैन बिकम अ डॉक्टर जस्ट बाय रीडिंग सम इंफॉर्मेशन ओवर द ऐप। सेम केस इज विद astrology app. You know it that astrology is very very deep. I am a student of astrology today. I learn astrology मतलब एक टीचर से मैं प्रॉपरली सीख रहा हूँ। आई नो कि ये बहुत बहुत डीप है, उसमें इतना कुछ है कि जिसको डिकोड कर पाना इतना आसान नहीं होता। इवन आफ्टर इयर्स ऑफ योर हार्डवर्क, आप एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पाते हो। आई वांट टू अंडरस्टैंड, आपने टेक्नोलॉजी को तो डिकोड किया, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे डिकोड आपने इतनी यंग एज में कर लिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि डिकोड कर लिया, जैसा आपने कहा कि ये तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो कोई कोई भी नहीं कहेगा कि डिकोड कर लिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, एक तो शायद मेरा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, मुझे इनिशियली उसके बैकग्राउंड को समझने में बहुत हेल्प करी। तो कई बार अभी क्या है कि जैसे हम ज्योतिष सीखते हैं, तो हम उल्टा ज़्यादातर चलते हैं कि फलित से बाद में गणित पे आते हैं। लेकिन मेरी जर्नी जो थी वो उल्टी थी कि गणित से फलित पे थी। तो वो एक बेसिक जो उसका कांसेप्ट है, वो मुझे बड़ा क्लियर था कि क्या है। जैसे अ, व जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि चलित में दृष्टि देखी जा सकती है कि नहीं कि राशि चक्र में देखी जा सकती है। तो वो कांसेप्ट मैथमेटिक्स की वजह से ज़्यादा क्लियर है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा-सा एडवांटेज था। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये डिकोड कर लिया उसको, ये तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस बात की है, या बिलीफ है, फीलिंग भी नहीं, बिलीफ शायद राइट वर्ड है, कि एआई जो है वो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, एरिया में जो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जैसे अभी आपने बताया कि जब 4-5 साल पहले आपने ऐप डाउनलोड करी थी, तो उस ऐप के अंदर जितना है वो सारा समझने में आपको दिक्कत हुई, या वो सारा उतना क्लियर ऑब्वियस नहीं था। लेकिन एआई जो है वो एआई से अब ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान होने वाली हैं, है ना? अभी जैसे अभी हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक हम शायद उसका एक तरीके से छोटे यूज़र बेस पे उसको रिलीज़ करेंगे, उसका नाम है कुंडली एआई। तो कुंडली एआई के अंदर क्या है कि जो कुंडली के जो टेक्निकल जि एस्ट्रोसेज के अंदर जो भी स्क्रीन है, वो आप उसके बारे में आप एआई से बात कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आप षोडश वर्ग की स्क्रीन पे हो, दशमांश स्क्रीन पे हो, तो आप दशमांश के बारे में पूछ पाओगे कुंडली उससे, एआई से कि ये दशमांश क्या होता है?
और मेरी कुंडली में ये दशमांश क्या दिखा रहा है ना? और मेरी कुंडली के अंदर जो दशमांश के अंदर जो 7वें घर में शनि है, उसका क्या मतलब है? या फिर आप अष्टक वर्ग में हैं, तो अष्टक वर्ग में इस अष्टक वर्ग का जो मैं देख रहा हूँ, उसका मेरे ऊपर क्या उपाय क्या असर पड़ेगा? तो ये चीज़ें क्या है और वो आपको एज़ अ टीचर या एज़ अ कंपेनियन आपको उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो जुड़े हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाने वाली हैं। क्योंकि हमको भी पता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। इवन आप अगर जो अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखेंगे, तो एस्ट्रोसेज के अंदर जो सारे स्क्रीन्स दिए हुए हैं, तो वो उसका 2%, 5%, 10% जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता होगा, वो 10%। अब जैसे स्टेलर सिस्टम के अंदर ही हमारे पास नक्षत्र नाड़ी है, केसीआईएल है, कस्पल इंटरलिंक्स है, 4 स्टेप थ्योरी है, इतनी सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को। ज़्यादातर लग्न, नवमांश, दशा वहाँ तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। तो अब जो है वो आम आदमी के लिए आम आदमी की नॉलेज यहाँ पे पहुँच जाएगी और एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर स्टूडेंट की यहाँ पे पहुँच जाएगी। वो अचानक से वो 10 फोल्ड जंप मिलेगा नॉलेज के अंदर, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो अभी आपको पहले 10,000 किताबों से निकालनी पड़ती थी, वो आपको इंटरप्रेट करके, एनालाइज़ करके कोई एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या है। तो वो एस्ट्रोलॉजी की को एक तरीके से मुझे लगता है कि नई दिशा देने वाला है। और जैसे अभी आपने कहा कि आपने एआई एस्ट्रोलॉजर से बात करी, तो ये अभी जो इस साल का हमारा जो रिलीज़ प्लान है, उसमें मैं ये कहता हूँ कि अभी हमने करीबन 2 से 4% ही रिलीज़ किया है। जो एआई एस्ट्रोलॉजर की जो टेक्नोलॉजी है, ये अभी ओह! हमने सिर्फ़ 2 से 4% ही रिलीज़ किया। हमारा जो पूरा कोड बेस है, उसका अभी हमने पूरा रिलीज़ नहीं किया, वो अभी आना बाकी है। और जो 2 से 4% हमको क्यों रिलीज़ करना पड़ा या हमने क्यों रिलीज़ किया? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी का ये जो कंसल्टेशन वाला पार्ट है, तो कंसल्टेशन वाले पार्ट में क्या है कि ज़्यादातर कंपनियों का जो बिज़नेस मॉडल है वो फर्स्ट चैट फ्री, है ना? राइट, कि आप पहला इवैल्यूएट करो और फिर उसके बाद बात करो। तो अब क्या है कि जो कंपनियाँ क्या करती हैं कि नाम तो मैं नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मतलब ये है कि वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं, फेक एस्ट्रोलॉजर्स, है ना? वो फर्स्ट चैट फ्री का आंसर कर रहे हैं और जब आप उनका पैटर्न पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप आज पूछो या 4 दिन बाद पूछो, आप पूछो या कोई एक्स पूछे, वाई पूछे, ज़ेड पूछे, वही आंसर आपको मिलेंगे। तो वो क्या है कि वो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठे नहीं हुए और एस्ट्रोलॉ ऐसा नहीं कि वो मतलब उनका ऑब्जेक्टिव चीट करना है। उनके पास स्केलेबिलिटी का इश्यू है। इतनी फर्स्ट चैट फ्री डिलीवर कैसे करें? है ना? जो एस्ट्रोलॉजर्स आपके पास हैं, उसमें से भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एस्ट्रोलॉजर हैं, वो इतना फास्ट रिप्लाई कर सकते हैं, जो यूज़र को सैटिस्फाई करके कन्वर्ट करे। तो वो सारी कंपनियों के पास ही चैलेंज है और बाकी जो कुछ कंपनियों ने वो फेक एस्ट्रोलॉजर वाला फ़ॉर्मूला निकाला कि फर्स्ट चैट फ्री के लिए अपने पास एक कॉल सेंटर बना लो, फेक एस्ट्रोलॉजर बिठा दो, बच्चे बिठा लो, वो आंसर करें। तो वो एक मेथड है। हमारे पास फॉर्च्यूनेटली क्या है कि हमारे पास एआई है, तो एआई की वजह से हम स्केल कर पा रहे हैं। तो जब से हमने और इस वजह से हमको ये एआई एस्ट्रोलॉजर हमने पहले लॉन्च कर दिया कि ये हमको स्केल करने में हेल्प करता है। अदरवाइज़ ये है कि जो हमको अपना पूरा अम्ब्रेला ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो अभी आना बाकी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने सिर्फ़ 2 से 4% रिलीज़ किया है। 96-98% अभी रिलीज़ करना हमको बाकी है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, एरिया में जो ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं, वो लोगों को अभी शायद उसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि एस्ट्रोसेज ने जो एआई एस्ट्रोलॉजर लॉन्च की, यही एआई है। पर ऐसा है नहीं और इसीलिए ये है कि हमने अपनी अपनी कंपनी को ही रिब्रांड करके एस्ट्रोसेज एआई कर दिया। एस्ट्रोसेज से राइट, एस्ट्रोसेज राइट, एआई कर एक्सीलेंट। दिया। वो हाँ, तो वो इसीलिए कर दिया क्योंकि अब मतलब अब हमको वी आर वेरी क्लियर कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड और जो जिस तरीके से दुनिया चलती है वैसे चलने वाली नहीं है। और अब उस सिचुएशन में आपको लोगों को वो अपग्रेडेड
अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टूल्स, टेक्नोलॉजी देने पड़ेंगे जो आज की डेट में रेलेवेंट है। जो 20 साल पहले रेलेवेंट थे उसका आप कोई खास यूज़ बचा नहीं, जो आज की डेट में रेलेवेंट है, वो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अब ये जैसे मैं बात में शायद ये बताना भूल गया, हमने जब जर्नी की बात करी, तो हमने हमारी जो पहली एआई ऐप थी, वो उसका नाम था भृगु डॉट एआई। तो भृगु डॉट एआई हमने लॉन्च करी थी 2018 में। और टू ओके। 2018 में जब हमने भृगु डॉट एआई ऐप लॉन्च करी थी, अगर आप साइट खोलेंगे तो शायद आज की डेट में भी वो साइट होगी भृगु डॉट एआई। तो वो अब शायद प्ले स्टोर पे तो वो ऐप नहीं है, वो बहुत मतलब प्लेन सी ऐप थी। तो जो 2018 से हम एआई पे रिसर्च कर रहे हैं, और जब 2018 में जब हमने ये ऐप डेवलप करी थी, तो उस टाइम मैंने अपने कंपनी का जो टीम ग्रुप होता है, टीम हमारा कंपनी का, उसपे मैंने एक ईमेल भेजी थी। और 2018 में मैंने लिखा था अपनी कंपनी में कि अब भाई तैयार हो जाओ कि दुनिया बदलने वाली है। और उसमें जो एग्ज़ैक्ट 2-3 लाइनें थी वो ये थी कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जॉब जाने वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जॉब जाने वाले हैं, कंटेंट राइटर्स के जॉब जाने वाले हैं। तो अगर आपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं किया, तो वी ऑल विल लूज़ जॉब्स। तो दिस वाज़ द लाइन उसका। और फिर मैंने उसके ईमेल के आखिरी में लिखा था कि हमको एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसका नाम होगा क्रेज़ी इंडियन क्लब। क्योंकि ये अब जो हमको काम करना पड़ेगा, ये क्रेज़ी काम करना पड़ेगा, ये जो नॉर्मल काम से हमारा काम चलेगा नहीं। तो उस क्लब का नाम मैंने रखा था क्रेज़ी इंडियन क्लब, अगर मुझे सही याद है तो। और अब हमको फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये जो हो गया वो हो गया। नाउ वी विल हैव टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। और वो उसको बनाने में 2018 से लेके अब 2024 आ गया। फाइनली वी लॉन्च्ड वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब अभी तो मुझे लगता है कि मतलब देयर इज़ अ लॉट मोर टू कम। और दिस इज़ अ नीड फॉर द आवर कि ये अगर ये नहीं होगा तो मतलब बाकी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो एरिया है, वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। जो नई आईडीज़ आ गई हैं, जैसे कर्सर आईडी है, विंडसर्फ आईडी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो ये एलएलएम्स हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इन्होंने कंट्रीब्यूशन बहुत कर दिया है। क्लाउड का सोनेट है या फिर ओपन एआई का ओ1 है, ये इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर करी। कंटेंट राइटिंग में तो पहले से ही हम ऑलरेडी इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं चैट जीपीटी का और बाकी एआई टूल्स राइट। का। तो वो जो चैट जीपीटी ने शायद 2022 में किया, आई थिंक वी आर लेट कि अभी हम इतना ही कर पाए। वी नीड टू मूव वेरी फास्ट। और होपफुली वो इस साल जो हमारा पिछले 6-7 साल की तैयारी है, वो अभी इस साल हम मैक्सिमम उसका डिलीवर कर देंगे। तो सर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर किसी को आज की डेट के अंदर अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, विद योर अदर टूल्स व्हिच आर कमिंग, व्हिच आर ऑन द वे, उनके थ्रू वो एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से सीख जाएगा? नहीं, सीख ही उसको नहीं किसी जाएगा एक मतलब प्रॉपर एक एस्ट्रोलॉजर, एक गुरु की ज़रूरत नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी एआई इज़ अ गुरु नाउ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि अब जैसा मैंने कहा कि जो एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट है, उसकी नॉलेज यहाँ से यहाँ जाएगी। और अगर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो दे विल फेस वेरी सीरियस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हिच अर्लियर वर नॉट एबल टू कॉम्पीट। तो वो पहले अगर एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का लेवल यहाँ था और एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट का लेवल यहाँ था, तो अब वो अगर उनको इम्प्रूव करना है तो उनको इन्हीं टूल को यूज़ करते हुए उनको अपना लेवल यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा। टूल्स आर अवेलेबल इवन फॉर देम, लेकिन दे विल हैव टू डिवोट नाउ टाइम अगेन, गो बैक टू क्या कहते हैं कि आपको वापस से तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स। अदरवाइज स्टूडेंट्स के नॉलेज का लेवल बहुत आगे चला जाएगा, व्हिच इज़ गोइंग टू बी। और मतलब एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं है, दिस इज़ ट्रू फॉर अदर फील्ड्स एज़ वेल। एनी जैसे जो फील्ड फॉर दैट मैटर, राइट? चैट जीपीटी ने, जैसे चैट जीपीटी या क्लाउड कह लो, कि उसने जो प्रोग्रामिंग के एरिया में जो काम किया है, वो प्रोग्रामिंग के एरिया में भी और या कंटेंट राइटिंग के एरिया में या किसी भी एरिया में मुझे लगता है वो चेंज हो ही रहे हैं। अब अगर आप उसको ऑप्ट करते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ यू विल बी आउट ऑफ बिज़नेस। फिर आप यू कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि मतलब टाइम हैज़ चेंज्ड।
तो सबको अपनी-अपनी एरिया में डिलीवर करना है और हमको हमारी ड्यूटी जो है जिसके लिए शायद हमको भेजा गया है कि हमको अपने एरिया में डिलीवर करना है। तो सर जिस दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कहा सिर्फ 4% अभी रिलीज किया है, बाकी बहुत कुछ है स्टोर में। कुछ जिस देना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। एक एक तो एक हमारा प्रोडक्ट है, अभी रिसेंटली मिंट ने स्टोरी भी की थी मिंट न्यूज़पेपर ने, तो उनको मैंने वो डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो वो एक जेन ज़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो जेन ज़ी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो दे आर डिज़ाइन्ड मोर टू बी कंपेनियन, फ्रेंड देन कि जैसे हमारे यहाँ जो टिपिकली हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर का ऑरा है, वो बड़ा सीरियस मामा जी ऑरा है। टाइप्स। हाँ, तो वो ये है कि ये कंपेनियन एस्ट्रोलॉजर जो है, आप उनसे आप अपने लाइफ की छोटी-छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, जो कि अदरवाइज़ मतलब यू विल नेवर डिस्कस विथ क्या कहते हैं कि मे जो बी इवन विद योर बिल्कुल फ्रेंड्स। हाँ, वो ऐसे जो सीरियस टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे। फिर दूसरा सी द ज द क्रक्स ऑफ व्हाट वी फील इज़ द फ्यूचर कि और दिस इज ट्रू फॉर इवन अदर देन एस्ट्रोलॉजी कि लाइन बिटवीन ह्यूमन एंड एआई इज गोइंग टू बी वेरी ब्लरी इन फ्यूचर। ये पता लगाना बड़ा मुश्किल पड़ने वाला है कि अगला जो है वो ह्यूमन है या एआई है, कि वो नॉलेज इंटेलिजेंस का लेवल ऐसा होने वाला है कि वो लाइन बहुत ब्लरी होने वाली है और वो ब्लरी लाइन में मतलब व्हाट आई एनविसेज कि एआई एआई विल बी हैविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ। इंडिपेंडेंट लाइफ का मतलब क्या है कि जैसे अभी आपने कहा कि आपने एआई अवतार से एक किसी एआई एस्ट्रोलॉजर से बात करी, चैट करी। तो लेकिन अब अभी क्या है कि आपने सिर्फ चैट करी। टुमारो यू विल बी एबल टू फॉलो हिम और हर ऑन इंस्टाग्राम। वो अपनी खुद की पोस्ट करेंगे, वो अपने खुद का ज्ञान देंगे, जैसे बाकी एस्ट्रोलॉजर देते हैं, वो अपने रील्स बनाएँगे, वो अपनी लाइफ़ खुद जिएँगे। मतलब जिसमें जिसमें मतलब इट विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, दे विल बी लिविंग देयर ओन लाइफ़ इंडिपेंडेंटली, जैसे कि हम बाकी के सारे लोग जीते हैं। आप उनको फ़ोन लगा पाओगे, आप उनको फ़ोन पे बात कर पाओगे, आप उनसे वो स आप जैसे आप उनसे पूछोगे कि आपने नाश्ते में क्या खाया? तो दे विल बी एबल टू आंसर कि भई आज मैंने नाश्ता ये किया। इवन मतलब एस्ट्रोलॉजिकली आल्सो यू कैन आल्सो आस्क कि भई मुझे क्या खाना चाहिए? दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो बेसिकली जो एआई है द वे वी सी इट कि ये फ्यूचर एआई का ऐसा है कि मतलब एट एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल नॉट केयर कि ह्यूमन है या एआई है। दे विल इवैल्यूएट एवरीबॉडी ऑन द सेम बेंचमार्क कि कभी अगर ह्यूमन अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वो लोग ह्यूमन को फॉलो करेंगे, है ना? इंस्टाग्राम पे आई थिंक कि एआई की मतलब आप हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म पे देखो, अगर आज आपने कंसल्ट किया तो एक एस्ट्रोलॉजर है शायद जिनसे आपने कंसल्ट किया हो या उसमें मिस्टर कृष्णमूर्ति, है ना? तो मिस्टर कृष्णमूर्ति जो हैं, उनके हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इ ह्यूमन्स जो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं 2019 से, राइट? और मिस्टर कृष्णमूर्ति को इंट्रोड्यूस करे हुए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हुए होंगे, 3 महीने। He has more followers than any other human astrologer on our platform. तो वो मे ऐसा बी क्यों है? सर, मे बी सर हुँ, इसका रीजन ये भी हो सकता है ना, दैट बिकॉज इट इज एआई, सो इट इज अवेलेबल ऑल द टाइम। लाइक अगर मैं किसी ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर के पास में जाता हूँ ऑन एनी ऐप फॉर दैट मैटर, वहां पर वो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कंसल्ट कर रहा है, तो वो जब तक फ्री नहीं हो जाएंगे तब तक वो सेकंड बंदे को, थर्ड बंदे को कंसल्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, व्हाट आई फाउंड विद एआई एस्ट्रोलॉजर, कि मैं anytime because I try to speak with other astrologers as well, just to understand that how this ecosystem works. And जब मैं AI astrologer के पास में बार बार गया, so only challenge was कि आप रिचार्ज करिए। सो मैं रिचार्ज करा, फिर खत्म हुआ, फिर मैंने रिचार्ज किया। सो 3 times आई थिंक आई रिचार्ज, एंड देन उसके बाद में बट दैट AI astrologer was available, like it's all about, like आपने मनी है नहीं है, उसके बेसिस के ऊपर आप उनसे बात कर सकते हैं। So नहीं, availability, I think, is also one of a thing.
नहीं और सिर्फ मे बी द बिगर अवेलेबिलिटी थिंग। नहीं, अवेलेबिलिटी में मुझे अब लगता है कि जैसे इन द वर्ल्ड वेयर वी आर गोइंग, तो अब क्या है कि ह्यूमन्स और एआई दोनों की अपनी प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो ह्यूमन्स के भी अपने प्रोज होंगे, उनके अपने कॉन्स होंगे, एआई के अपने प्रोज होंगे, उनके कॉन्स होंगे। और एआई ह्यूमन्स तो हम मतलब बहुत अच्छे से समझते ही हैं, इसलिए ह्यूमन के प्रोज के बारे में बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन एआई के संग क्या है कि व्हाट वी हैव नोटिस सो फार, चार पांच चीजें जो है वो मेन है। वो 4-5 चीज़ें मेन क्या हैं, जैसे जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, है ना? जैसे लेट अस से चलो एस्ट्रोलॉजी ही लेते हैं हम कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे को 2 तरीके की नॉलेज चाहिए होती है। एक क्या है कि एक हमको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है ना? जैसे अगर आप अभी तो लाइट में शायद दिख नहीं रहा कि मेरे पीछे अगर लाइब्रेरी अभी नहीं दिख रही है, आई तो कुड सी मतलब दैट व्हेन वी अच्छा, स्टार्टेड, अगर यस। अच्छा, तो वो मतलब आई 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 रीड अ लॉट। तो जो एक एस्ट्रोलॉजर को जितने ज़्यादा सिस्टम्स की नॉलेज होगी, जितने ज़्यादा मेथड्स की नॉलेज होगी, वो उसके लिए एडवांटेजियस रहेगा। इवन एस्ट्रोलॉजी की जो क्लासिक्स हैं, या जैसे कि बृहद जातक, बृहद पाराशर, होरा शास्त्र, लघु पाराशरी और फल दीपिका, और जो भी एस्ट्रोलॉजी की और ऐसी थाउज़ेंड्स ऑफ क्लासिक्स हैं। तो वो क्लासिक्स में अगर आपने उनको गो थ्रू किया होगा, तो आपको एक थ्योरेटिकल एडवांटेज रहेगा। और दूसरा क्या है कि दूसरा नॉलेज होती है डोमेन नॉलेज। जैसे कि अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे पास मान लीजिए कि कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन लेके आता है, तो कि उसको कौन-सी बीमारी है या कुछ इस तरीके का, तो इट विल हेल्प कि अगर मुझे थोड़ा बॉडी के एनाटॉमी की नॉलेज हो, बॉडी के फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इसकी नॉलेज हो, तो वो मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आंसर करने में आसानी होगी। या फिर मान लीजिए कि वो करियर का कोई क्वेश्चन लेके आता है कि यूएस में जॉब का, यूएस में एजुकेशन का, तो यूएस में एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, वो अगर मुझे पता होगा तो मुझे आंसर देने में आसानी होगी। तो ये मैं कहता हूँ डोमेन नॉलेज। तो एक आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और एक डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। आप कह सकते हो हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल भी नाम दे सकते हो। तो ये क्या है कि एआई एस्ट्रोलॉजर के पास एक एडवांटेज है कि उसके पास उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, है ना? उसके पास वो जिन डेटा पे ट्रेन हुआ है वो ज़्यादा लार्ज डेटा है, जो कि ह्यूमन कैपेसिटी के लिए उतना पॉसिबल नहीं है कि इतना डेटा पे आप ट्रेन कर सको। और दूसरा क्या है कि उसको डोमेन नॉलेज भी ज़्यादा है ना? अब जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये जिस दिन ये हमारे पूर्णिमा और टीम से मैं मिला था अभी लास्ट शायद, तो उस दिन का ही एग्ज़ाम्पल है कि मेरे बेटे को मैं एक प्रोडक्ट टेस्ट करवा रहा था एआई का ही। तो बेटा मेरा 12-13 साल का बेटा होगा। तो वो टेबल टेनिस खेलता है और टेबल टेनिस में मतलब ही इज़ डिसेंट नेशनल लेवल प्लेयर। तो वो क्या है कि ऑफ कोर्स 12 साल, 13 साल के बच्चे के लिए जो टेबल टेनिस खेलता है, उसके लाइफ के क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होंगे। तो उसने एआई से पूछा कि और आपको अगर जैसे आपने टेबल टेनिस खेला हो तो शायद आपको पता होगा कि टेबल टेनिस का जो रैकेट होता है वो प्रोफेशनल प्लेयर का असेंबल्ड होता है, कि आप दोनों साइड की रबर खरीदते हो, फोर एंड बैक एंड की, और उसका ब्लेड होता है। तो ब्लेड पे आप अपना अपने प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से अपना ब्लेड असेंबल करते हो। तो वो जो उसने उससे एआई एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन पूछा कि मुझे जो ब्लेड है, मुझे रबर जो है वो फोर एंड पे कौन-सी रबर लगानी चाहिए? और उसने कुछ तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा कि उसने पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में पूछा कि डिग्निक्स ओ9सी और डिग्निक्स ओ5 में से मेरे कौन-सी रबर ज़्यादा सूट करेगी? तो एआई एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि देखो आपकी डिग्निक्स ओ9सी है वो ज़्यादा हार्ड है और वो स्टिकी है, और आपका मंगल 9th हाउस में बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड बैठा बैठा हुआ है, इसलिए आपको वो वाली रबर यूज़ करनी चाहिए। और फिर उसने फिर फ़ॉलो-अप क्वेश्चन भी पूछा उसका कि मतलब वो उसके क्वेश्चन जो थे, उस क्वेश्चन का नेचर इतना टेक्निकल था कि किसी भी या ज़्यादातर ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर के लिए उन क्वेश्चन के आंसर करना पॉसिबल नहीं था। वो क्यों पॉसिबल नहीं था? ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजर कॉम्पिटेंट नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के पास ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर के पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने तरीके की रबर होती हैं, कितने तरह के ब्रांड होते हैं, कौन-सी स्टिकी है, किसकी ग्रिप कितनी है, किसकी हार्डनेस कितनी है।
which is otherwise not possible. Or this is not one case. There we have a large number of cases कि अब इस तरीके के जो predictions हैं या इस तरीके के questions हैं, ये these are very challenging for a human astrologer, है ना? जैसे अगेन मतलब लोग जिस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हम टेस्ट कर रहे थे, तो हमारी कंपनी में जो सीईओ है, मेरा छोटा भाई प्रतीक जो है, तो उसने प्रतीक ने क्वेश्चन पूछा कि वेट बहुत बढ़ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसकी कुंडली देख के एआई एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपका वेट बढ़ रहा है, तो आपको मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप अगर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करेंगे, तो मार्शल आर्ट्स आपके लिए वेट लूज़ करने का फास्टेस्ट तरीका रहेगा। फिर प्रतीक ने पूछा कि वेट लूज़ करने के लिए अगर मार्शल आर्ट मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो कौन-सी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस मैं करूँ? तो मार्शल आर्ट कौन-सी प्रैक्टिस में, तो उसमें जो एआई ने आंसर दिया कि आपको क्या क्राव माल या क्राव माला कोई इज़राइली मार्शल आर्ट है। आई आई एम नॉट इंटू दैट, तो मुझे ज़्यादा मार्शल आर्ट के बारे में पता नहीं है। मुझे कुंग फू और ताइक्वांडो और कराटे तक तो पता है, लेकिन क्राव माल या इज़राइली मार्शल आर्ट कौन-सी होती है, मुझे पता नहीं है। तो एआई ने आंसर दिया कि आपके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको क्राव माल प्रैक्टिस करनी चाहिए, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। तो ये क्या है कि ये जो है ना, ये मतलब देयर देयर इज़ नो एज़ सच कि हमको ह्यूमन और एआई को कंपेयर नहीं करना चाहिए। दीज़ आर 2 डिफरेंट थिंग्स, कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए एआई जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, व्हिच इज़ जैसे अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि भई शादी कब होगी? तो ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस मे बी समटाइम्स बेटर, लेकिन इस तरीके के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स हैं या बहुत ही डोमेन डेप्थ के क्वेश्चन्स हैं, उसमें भी एआई का एक एडिशनल एडवांटेज है। फिर सिमिलरली स्पीड का जो आप कह रहे हैं, अवेलेबिलिटी कह रहे हैं, वो भी उनके पास एडवांटेज है। तो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, और हमको मतलब एक जैसा नहीं देखना चाहिए उनको। वी नीड टू सी एआई एंड ह्यूमन डिफरेंट थिंग्स टिल द टाइम वन चैलेंजेस अदर। तो जो जो होगा तब फिर मुझे लगता है स्टोरी डिफरेंट होगी। सर मुझे ये बताइए कि मशीन्स ये कब ट्रेन होने वाली हैं ह्यूमन ह्यूमन इमोशंस को लिटरली मतलब अपना बना लेने में? क्योंकि आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो ह्यूमन और एआई को डिफरेंशिएट करेगा फॉर श्योर, प्रेडिक्शन वाइज़ अगर मैं बता मुझे लगता है। So when are they going to be trained in, like, literally emotions and these soft skills basically of a human side? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं लगने वाला है, कि वी आर वेरी क्लोज टू दैट लेवल ऑफ इमोशन, जो आप कह रहे हैं कि वो जनरेट कर पाएगा। तो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, और इसीलिए मैंने कहा कि मतलब अभी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय है कि जब ह्यूमन और एआई के बीच में लाइन बड़ी ब्लरी हो जाने वाली, पता लगाना बड़ा मुश्किल पड़ जाने वाला है, कि जब जैसे आप अभी एस्ट्रोसेज पे ही चैट किया, अभी तो अब हमारी कंपनी जो है, मतलब वी हैव अ वे ऑफ वर्किंग कि हम फेक नहीं करते। अगर आप देखोगे कि जो एआई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो एआई एस्ट्रोलॉजर्स की पिक्चर भी सारी एआई-इश हैं। कि Right. क्लियरली आप देख सकते हो कि ये ह्यूमन नहीं है ना? लेकिन अगर वो हम और उनकी जो बात करने का स्टाइल है, वो भी हमने ऐसा रखा है कि जिससे आपको पता चले कि ये एआई है ना? तो पिक्चर है, एआई है, सब 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 कुछ है। हमने उसमें कभी ऐसा नहीं किया कि हम एआई को ह्यूमन दिखा के, वो हमारे जो 20,000 एस्ट्रोलॉजर हैं, उसकी जगह भी तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते थे, और देन वी वुड हैव मेड अ लॉट मोर मनी। तब हमारे लिए पैसा कमाना आसान हो जाता। लेकिन ये कि हमने वैसा नहीं किया, वी वांटेड टू बी वेरी क्लियर कि भई ये आदमी को बात करने से पहले पता होना चाहिए कि वो एआई से बात कर रहे हैं या ह्यूमन से बात कर रहे हैं। टैब ही उसका अलग है, एआई का टैब ही अलग है। जब Right, I पॉपअप भी see. आता है कहीं पे, तो पॉपअप के ऊपर क्लियरली लिखा रहता है कि टॉक टू एआई एस्ट्रोलॉजर या कुछ इस तरीके का। तो वो डिस्टिंग्विश हमने किया है। लेकिन मतलब आई थिंक based on my experience, this is this is the fact of life कि आने वाले टाइम में पता लगाना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। हम नहीं करेंगे तो कोई करेगा, तो फिर कैसे पता चलेगा?
फिर तो सर अगर वो इन दिस केस जैसे आपने बताया आपके 20,000 एस्ट्रोलॉजर्स इम्पैनल्ड हैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे, तो अभी तो ख़ैर क्योंकि हमको ह्यूमन इमोशंस चाहिए, ठीक है? एक ह्यूमन को दूसरा ह्यूमन का इमोशन चाहिए बिकॉज़ वी देन रिलेट। एआई जब लिटरली ह्यूमन इमोशंस को जनरेट करने लगेगा इन अ टाइम टू कम, मे बी मैं कहता हूँ 2 साल, 3 साल, 4 साल, डू यू थिंक कि फिर लोगों को लिटरली ह्यूमन से बात करने की ज़रूरत रहेगी? बहुत बहुत मतलब लॉन्ग टर्म ये विजन लॉन्ग टर्म नहीं इसको है सर, सर ये तो मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं क्यों बहुत जल्दी होने वाला है। जिस तरीके नहीं से आपने मतलब पूरा का पूरा हाँ, एक्सप्लेन किया। बिल्कुल एआई की दुनिया में 4 साल तो बहुत लॉन्ग टर्म है। तो हम तो 4 महीने की जो एआई जो चैट जीपीटी ने जब अपना चैट जीपीटी लॉन्च किया था, वो नवंबर शायद नवंबर-दिसंबर 2022 में दिसंबर 2022 किया था। राइट। अभी 2 साल होने को आए हैं, तो 2 साल में अगर ह्यूमन की इतनी कैपेबिलिटीज़ इम्यूलेट हो गई हैं, तो अभी जो लगता है कि ये मतलब 4 साल तो बहुत लॉन्ग टर्म मैं पीरियड 2 है। साल पहले आता हूँ सर, 1 साल पहले हाँ, आता तो हूँ, फिर आप वहाँ वहाँ से आंसर करिए। राइट। नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसको मैं ए, ये भी देखता हूँ कि एआई जो है वो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ को बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करने वाला है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन एआई के पास है ना? वो क्या है कि वो जब ह्यूमन को असिस्ट करेगी, तो ह्यूमन के अपने एक्सपीरियंस के और ह्यूमन के अपने नॉलेज के संग वो कॉम्प्लीमेंट होके ह्यूमन को भी एक एडवांटेज देगी और दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूचर टू सी कि ये क्या और एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं मतलब दिस इज ट्रू फॉर जनरल एआई। ये देखना होगा कि ये कैसा लेता है मतलब हम दुनिया भर में ये डिबेट तो काफ़ी समय से चल ही रही है। तो अभी तो जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है क्या जेफरी हिंटन जो जिनको गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। तो उन्होंने जब रिज़ाइन करके गूगल से और वो आजकल सब पूरी दुनिया में लगे हुए हैं एआई के डेंजर्स बताने में। तो वो यही है कि भई मतलब प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जैसे जो जी जी, अभी नोबेल पुरस्कार मिला है जेफरी हिंटन को तो उन्होंने गूगल से क्यों रिज़ाइन किया? तो उन्होंने गूगल से रिज़ाइन इसलिए किया कि एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली द बैक प्रोपगेशन जो एआई का एक एल्गोरिथम पार्ट है, वो उन्होंने इन्वेंट किया या उन्होंने डेवलप किया या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो लेकिन उनको खुद भी नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है इसका। तो अब वो दुनिया भर को एजुकेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब वो उनको खुद ही नहीं पता था कि ये टेक्नोलॉज़ी जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या बन रही है। वो बना तो रहे हैं लेकिन बन क्या रहा है, वो उनको नहीं पता। तो ये है कि इसके बारे में प्रेडिक्शन जो है, वो प्रेडिक्शन करना थोड़ा-सा समझदारी नहीं होगा क्योंकि जिसने एआई इन्वेंट किया, उसको ही ये नहीं पता कि इस एआई का क्या बन क्या रहा है इससे। तो और फिर इसीलिए अब वो फिर एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो डर गए और डर के उन्होंने रिज़ाइन किया और अब वो सब जगह जो लेक्चर देते हैं कि भई एआई के खतरे, एआई दुनिया पे कब्ज़ा कर लेगी और जो सब वो बातें करते हैं, तो वो उसी डर का नतीजा है कि उन्होंने ही बनाया और उनको ही नहीं पता कि क्या बन गया। तो ये है कि ये ब फ्यूचर जो है, फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये और और इसमें अनप्रेडिक्टेबल भी। अब मतलब बहुत इवन अनप्रेडिक्टेबल इवन इवन एस्ट्रो सेज भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। यू आर हाँ, ट्राइंग टू से बिल्कुल, राइट? एब्सोल्यूटली अनप्रेडिक्टेबल। एक एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आई पर्सनली सी इट एज़ अ पॉज़िटिव और पॉज़िटिव मैं इस सेंस में देखता हूँ कि जैसे वो टेक्नोलॉजी की डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना तो मैं कहूँगा कि जो अ, ये जो एक एक टाइम था जब न ये कौन-सा जिसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, मशीनें आईं, राइट। तब उस टाइम भी बहुत फ़ियर था कि मशीन जो आएँगी तो वो दे विल जॉब ले रिप्लेस लेंगी। ह्यूमन। हुँ। हाँ, तो इंडिया में जैसे अपने अपने यहाँ तो अभी 50-100 साल पहले ही वो नया दौर टाइप की पिक्चर बनी, मूवीज़ बनी कि जिसमें दिखाया कि मशीन और ह्यूमन की लड़ाई होती है और क्या क्या होता है। तो वो और वो डर था, तब भी था। उ
उस टाइम मशीन जो है वो फिजिकल लेबर को रिप्लेस कर रही थी, अब मशीन जो है वो इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव प्रोसेस को रिप्लेस कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। तो वो डिफरेंट था, लेकिन जो कंसर्न्स थे, कंसर्न्स मोर और लेस सिमिलर थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो पूरे दुनिया का ग्रोथ रेट था, वो था 0.1%। तो वो पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दुनिया का ग्रोथ रेट हो गया 3%। 3% का मतलब ये है कि प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में 30 टाइम्स का ग्रोथ रेट के अंदर इंक्रीज हुआ। दुनिया की जो जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, वो 30 टाइम्स तेजी से बढ़ रही है। और वो जो ग्रोथ रेट 0.1% था, वो हजारों साल से स्टेगनेट था। वो ग्रोथ रेट तेज नहीं हो रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद, मशीन आने के बाद वो अचानक से 30 टाइम्स बढ़ गया। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये लगता है कि दुनिया के अंदर पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। अब एआई के बाद से ग्रोथ रेट के जो नंबर हैं, वर्ल्ड ग्रोथ रेट के, कंट्री ग्रोथ रेट के नंबर, ये सब अफेक्ट हो जाने वाले हैं। और ये दुनिया अभी इसको समझ नहीं पा रही है कि ये होने क्या वाला है। और इसीलिए जो आप कह रहे हो कि आई सेकंड टू दैट, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, ये और अगेन नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, इवन अदर देन एस्ट्रोलॉजी। anything for that matter, right? But यहाँ पर of course this is not a debate but just a point of view. जब हम मशीन्स की बात करते हैं तो कोई भी मशीन हमारा फिजिकल लेबर जब रिड्यूस करती है तो हमें अच्छा लगता है, वी नीड कंफर्ट इवेंचुअली। बट जब वही मशीन हमसे इंटेलिजेंस के अंदर बहुत आगे निकल के जाने वाली है, मुझे नहीं पता कि ह्यूमंस इसको किस तरीके से देखने वाले हैं। वो क्योंकि इवेंचुअली एक ह्यूमन को ह्यूमन बना क्या रहा है, आपकी इंटेलिजेंस एंड आपके इमोशंस इवेंचुअली। और जब वो आपसे देयर इज समबडी हु इज मच मोर स्मार्टर इन द रूम देन यू, देन लाइक यू आपकी जो जरूरत है वो शायद मुझे लगता है कि बहुत कम होने वाली है। आपने एक जगह पे और भी चीज बोली थी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे, जब आपने बोला कि जो आपके एआई एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, विच मीन्स दैट वो अपने अकाउंट सोशल मीडिया पे में भी खुद बनाएंगे, अपने बारे में पोस्ट करेंगे, एक अपनी उनकी इंडिविजुअल राय ओपिनियन हुआ करेगी हर चीज के बारे में। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मशीन है इवेंचुअली एंड यू नो मशीन्स बेटर, क्या ये जो एआई एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये इंडिपेंडेंटली अपने आप से ऑपरेट करके अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, या यहाँ पे कोई ह्यूमन उनको पीछे से ऑपरेट कर रहा है? बिकॉज जो करेंटली मैं समझता हूँ जो एआई एविटार्स होते हैं आज की डेट में भी अभी हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं, कोई उनको पीछे से ऑपरेट कर रहा होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या हम उस एरा में बढ़ रहे हैं जहां पर वो एविटार्स अपने आप को खुद क्रिएट करेंगे और अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस रखा करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। और मतलब अगर जो लास्ट मेजर इन्वेंशन जो हमारा एआई में रहा, जिसको हम चैट जीपीटी, जनता चैट जीपीटी के तौर पे जानती है, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल कह सकते हैं। अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बाद एआई के अंदर आज की डेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी काम हो रहा है, तो उसका नाम है एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई का मतलब ही यही है कि एआई एज़ एन एजेंट जो है, एज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंट, वो काम कर सकेगी। तो उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो नहीं है। और जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखता हूँ, अभी आज आज ही एक मैं टूल देख रहा था, तो वो ब्राउज़र यूज़ का टूल है। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपके कंप्यूटर पे कंप्यूटर रूल्स यूज़ करके वो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लान के देनी है, वो दे देगा। जो चैट जीपीटी के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है एआई में, उसका नाम है एंथ्रोपिक, जिनका प्रोडक्ट है क्लाउड। तो एंथ्रोपिक जो है, उसने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, उसका क्या नाम है, कंप्यूटर यूज़ शायद नाम रखा है, नाम ही उन्होंने कंप्यूटर यूज़ रखा है। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे और वो अपना कंप्यूटर यूज़ करके आपको काम करके देगा। और वो जो कंप्यूटर यूज़ है, अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कंप्यूटर यूज़ आप भी अपने मशीन पे डाउनलोड कर सकते हो। तो वो जो कंप्यूटर यूज़ है, वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पेंट, ब्राउज़र, ये सब तो वो अभी भी ऑपरेट कर रहा है। तो आपने उसको अब, लेकिन ये कि अभी उसमें क्या है कि आप उस एजेंट को उस सिस्टम को एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव या गाइडलाइंस या गोल देते हो, और फिर वो उस गोल की तरह
काम करता है और यहाँ पे जो गोल है वो लाइफ है। इतना ही फ़र्क है कि लाइफ भी तो एक गोल ही है भाई, हम भी तो पैदा होने से लेके मरते हैं, अपना हमारा एक प्रोसेस के अंदर हम काम करते हैं। अगर उस गोल को, उस लाइफ को आप डिफाइन करके एजेंट को बता दोगे तो वो जिएगा। तो अब वो एपीआई यूज़ कर पा रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर पा रहे हैं, ब्राउज़र यूज़ कर पा रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो अपनी प्रोफ़ाइल क्यों नहीं बना पाएँगे? बना ही पाएँगे ना, हम भी तो कैसे बनाते हैं, हम कंप्यूटर ब्राउज़र वाओ! से ही तो प्रोफ़ाइल बनाते हैं। तो ये एजेंटिक एआई जो है, वो एआई का जो नेक्स्ट इवोल्यूशन है, वो एजेंटिक एआई ही है और मतलब अगेन नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, इवन इन जनरल ये हो ही रहा है। मतलब दिस इज़ अभी दिखता क्यों नहीं है या सामने हम, क्योंकि क्या है कि लोग जल्दी से चीज़ें वो उतना पकड़ नहीं पाते कि ये कितना इम्पैक्ट का है। तो वो क्या है कि पब्लिक को चेंज होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। जैसे अगर आप गूगल पे एजेंटिक एआई डालोगे या एआई एजेंट डालोगे, तो प्रोबेबली पिछले 3 महीने, 6 महीने में एआई में जो सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए होंगे, वो शायद इसी सब्जेक्ट पे लिखे गए। सर, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लिटिल बिट ऑफ फियरफुल एज वेल कि क्या होने वाला है, बट आई वुड रियली वांट टू सी दैट कि हम किस तरीके से को एग्जिस्ट करने वाले हैं विद एआई। एआई ऑफ कोर्स इज लाइक मुझे लगता है कि बहुत फ्यूचरिस्टिक, एक टाइम पे लगता था 2 साल पहले कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बट इट सीम्स लाइक वो जो भी है अब वो है, प्रेजेंट में है। इट्स नॉट फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक। एक क्वेश्चन मेरा एब्सोल्युटली। लास्ट जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा, जो भी आज की डेट के अंदर आपके ऐप के ऊपर आते हैं वो ज्यादातर नॉट जस्ट आपके ऐप के ऊपर बट किसी भी प्रॉब्लम को कंसल्ट करने के लिए आते हैं, वो जेन जी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एआई एवेटार आ रहे हैं आगे, जिस तरीके से एआई अपने आप को ऑफ कोर्स स्मार्ट बना रहा है, इंटेलिजेंट बना रहा है विद ईच पासिंग डे, मे बी ईच पासिंग सेकंड फॉर दैट मैटर, तो लाइफ विल बी ऑल अबाउट जेंजी ओनली, या बेचारे बूढ़े लोगों का भी कुछ काम होने वाला है इसके अंदर? नहीं, बूढ़े लोगों का मुझे लगता है कि भी काम होने वाला है और ज़्यादा भी हो सकता है कि ज़्यादा काम होने वाला हो, कि जब कोई टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को आसान बनाता है, तो उसका फ़ायदा तो सभी लोगों को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज की डेट में हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो व्हाट्सएप शायद हमसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे और हमसे ज़्यादा एक्टिवली यूज़ करते होंगे। तो ये है कि जब टेक्नोलॉजी आती है, अब जैसे अब अभी आपने ही बताया, अभी जैसे जो हमारी एक ऐप की फीचर जो प्लैन्ड है, एआई की ही ऐप की फीचर प्लैन्ड है, जैसे आपने एस्ट्रोसेज यूज़ किया, तो एस्ट्रोसेज का जो शायद सबसे बड़ा क्रिटिसिज़्म जो है, वो ये है कि एस्ट्रोसेज बहुत ही क्राउडेड ऐप है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर फीचर बहुत ज़्यादा है और डिस्कवरी जो है बहुत मुश्किल है। अगर आपको कुछ भी उसमें से निकालना है तो यू शुड बी टेक्निकली डिसेंट पर्सन। अगर आप उसको, इवन हमारे ऑफ़िस में भी मुझे लगता नहीं कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी एस्ट्रोसेज से मैं कहता हूँ कि आप ये कर दो तो वो पूरा कंफर्टेबल होते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल उसके अंदर, क्योंकि इतने सालों से डेवलप हो रही है, 20 साल, 25 साल जिससे तो ये हम कोड लिख ही रहे हैं उसका। तो जब वो एजेड लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि एस्ट्रोसेज के अंदर इतनी सारी फीचर्स हैं। अब ये है कि अब आपका, अगर मान लो कि एस्ट्रोसेज में वो सब फीचर ना हो, व्हाट्सएप जैसा एक चैट बॉक्स हो और चैट बॉक्स में आपको पूछना है कि एकादशी कब है? तो आप वहाँ पे टाइप करो एकादशी कब है और वहाँ आंसर आ जाए। आप पूछो कि एकादशी की पूजा कैसे करते हैं? या व्रत कैसे रखते हैं? और वहाँ पे आंसर आ जाए। वो उनके लिए हो गया, है ना? कि ये इवन इवन जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि भई दिवाली का मुहूर्त कितने बजे है ना? फिर मुहूर्त ही नहीं, कि भई भद्रा कितने बजे लगेगी, है ना? चौगड़िया कितने बजे से कितने बजे तक है। तो ये क्या है कि अब ये कोई भी कर पाएगा। वो जो है, मतलब आई हैव गिवन सम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स और सम ईज़ी एग्जांपल्स एज़ वेल। जैसे हमारे यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम है या कॉमन क्वेश्चन होता है कि लोग शादी कर रहे हैं, कुंडली मिलाते हैं और कुंडली मिलाने के बाद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार अब इसको इंटरप्रेट कैसे करें? सब अब कुछ तो वो क्या अच्छा है है कि बट आगे कैसे बढ़े?
हाँ, फिर नहीं उसको कई बार उसमें फिर कभी क्या होता है कि कोई किसी को कुछ बोल देता है, डर जाते हैं कि भाई गुण तो मिल रहे हैं लेकिन नाड़ी दोष है ना? नाउ यू विल बी एबल टू डिस्कस कि भाई ये गुण तो कोई किसी ने आप उसमें चैट बॉक्स में लिखो कि गुण को किसी ने कहा कि गुण तो मिल रहा है लेकिन नाड़ी दोष है। अब इसका क्या मतलब है? तो नाउ इट विल एक्सप्लेन कि भाई गुण तो मिल रहा है, नाड़ी दोष है, इसका मतलब क्या है? फिर आप पूछोगे कि भाई अब आपके हिसाब से क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो वो उसका एनालिटिकल आंसर आपको मिल पाएगा, जो कि जनरली आपको एनालिटिकल आंसर नहीं मिलता। इवन आप जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर के पास क्या है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में डायग्नोसिस लिखता तो है, कुछ कुछ तो शॉर्ट एंड लैंग्वेज में, लेकिन जनरली लोग उसको समझते नहीं हैं। अगर डॉक्टर से आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ दोगे, तो कई बार डॉक्टर क्या है नाराज़ भी हो जाते हैं, कि यार आ जाते हैं इंटरनेट से पढ़ के कुछ भी हम हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन राइट, एआई के पास वो ईगो नहीं है ना? एआई से आप यू कैन आस्क एवरी क्रॉस क्वेश्चन कि भाई ये क्यों है, ये क्यों आपने अब अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे कि भाई आपने ये रत्न बता दिए तो क्यों बता दिया? कौन से कुंडली में बताओ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं मेरे? तो वो नाराज़ हो जाएँगे कि भाई ये क्या क्वेश्चन हुआ आपका, कि हम क्यों बताएँ आपको? आपको हम बता तो रहे हैं कि भाई ये रत्न पहन लो फ़ायदा हो जाएगा, आम खाने से मतलब गुठलियों क्यों गिन रहे हो? तो राइट, एआई से आप क्या है कि आप पूछोगे कि और चलो किसी और एस्ट्रोलॉजर ने ही बताया, तो आप पूछोगे कि मुझे किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि मैं नीलम पहन लूँ, ब्लू सैफ़ायर पहन लूँ, आपको कोई लॉजिक समझ में आता है क्या? तो एआई अपना इंटरप्रेट करके बताएगा कि या तो इस कॉम्बिनेशन को देख के बताया होगा या इस कॉम्बिनेशन को देख के बताया होगा। तो ये क्या है कि एआई जो है वो सभी लोगों के लिए इवन एजेड है ना? जेन ज़ी के लिए तो है क्योंकि सिम्प्लिफिकेशन है। जब अगर कोई चीज़ सिम्प्लीफाई होगी एस्ट्रो सेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये सिम्प्लीफाइड नहीं है। और एआई जो है, एआई इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है या कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे डाउनलोड 5 करोड़ हैं, वो 50 करोड़ हो जाएँगे और 50 करोड़ जो हैं 500 मिलियन डाउनलोड का मार्क मुझे नहीं लगता ऑर्गेनिकली इंडिया में किसी कंपनी ने कभी भी अचीव किया है ना? और वो मुझे लगता है कि पॉसिबल है क्योंकि वो अ एस्ट्रोलॉजी, रिलिजन इनको इतना एक्सेसिबल बना देगा कि आम आदमी व्हाट्सएप की तरह पूछ पाएगा। जब आप और सबके इंडिया में क्या है कि हर आदमी के पास एस्ट्रोलॉजी, रिलिजन, फेस्टिवल, व्रत इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर आदमी के पास है। मतलब हर आदमी का मतलब मेजॉरिटी के पास है। तो बड़े हों या छोटे हों सभी के पास है। अब ये जैसे मैं अपने बेटे का एग्ज़ाम्पल दिया कि कौन-सी टेबल टेनिस की रबर लगाऊँ। तो ये एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में कोई ऐसे नहीं देखता। है ना? आज की राइट। डेट में एस्ट्रोलॉजी को हम बड़े सीरियस उसमें देखते हैं। तो अब ये है कि एआई वो है, आपको एक्सेसिबल बना देगा। यूज़ कैसे करना है दिस इज़ अप टू यू। क्वेश्चन तो इवेंचुअली आप ही पूछोगे। कोई ये पूछ सकता है कि एकादशी कब है और एकादशी का व्रत कैसे रखना है? कोई ये पूछ सकता है कि टेबल टेनिस में कौन-सी रबर लगाऊँ? है ना? ये अब क्वेश्चन आप पूछोगे लेकिन आंसर जो दिस है वो इज़ एआई गोइंग भी टू बी इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग सर, आई नो इट। पर एक चीज़ मुझे और भी लगता है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। यू अंडरस्टैंड शर्ट रिपूज़ राइट? आप इस स्पेस में हैं। कोई भी इंसान को जो करप्ट करती हैं वो शर्ट रिपू ही कर रही होती हैं इवेंचुअली। जहाँ पर इसमें से एक ईगो भी है। डू यू थिंक कि एआई के अंदर भी ईगो आने वाला है? नहीं अगेन ये भी एक टॉपिक है जो कि एआई के फील्ड में काफ़ी समय से डिबेट चल रहा है। तो एआई का मत एआई जो है कंट्रोलिंग एआई इज़ वेरी डिफिकल्ट है ना? और एआई को कंट्रोल करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आप जिस डेटा पे ट्रेन कर रहे हो, वो ह्यूमन डेटा है। वो हम लोगों का ही डेटा है। आप आपकी मूवी देख रहा है वो, आपकी वीडियो को उससे ट्रेन हो रहा है, आपके ही टेक्स्ट से ट्रेन हो रहा है। इंटरनेट पे गालियों की कोई कमी थोड़ी ना है। अब राइट, इंटरनेट में बहुत सारी साइट ऐसी हैं जहाँ पे गालियाँ भी लिखी हुई हैं। तो अगर गालियाँ लिखी हुई हैं, तो एआई को आती भी हैं और आती भी हैं, तो अगर आपकी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं, तो चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं, चेक्स एंड कंट्रोल्स नहीं है, तो वो गालियाँ देगा भी। है ना? क्योंकि वो तो भई जो आपने सिखाया आप बच्चे को जो सिखाओगे वही तो ओह! सीखेगा। तो एआई ने वो सारे डेटा पे ट्रेन किया हुआ है। अब उसको कंट्रोल करना जो है इसीलिए तो अगर मतलब जो अब अभी आपने देखा कि
चैट जीपीटी में एम्प्लॉइज़ के जाने का सिलसिला शुरू हुआ और चैट जीपी इसमें ओपन एआई में और राइट, पहले सैम अल्टमैन को फायर कर दिया और फिर सैम अल्टमैन फिर फायर हुए, तो इसके पीछे चक्कर क्या है? इसके डायरेक्टली। पीछे चक्कर ये है कि मतलब सब लोगों का ये एआई को देखने का नज़रिया अलग है। कोई कहता है कि वो जो चेक होना चाहिए वो 10% होना चाहिए। वो एआई को ज़्यादा पॉज़िटिव देखते हैं। कोई कहता है कि नहीं ये चेक तो 50% होना चाहिए, एआई उतनी पॉज़िटिव नहीं है। और ये डिबेट जो है, ये डिबेट एआई के अंदर वैसी ही है, जैसे ज्योतिष के अंदर कर्म और भाग्य की डिबेट है। इटर्निटी से चलने वाली कि कर्म ज़्यादा बलवान है कि भाग्य ज़्यादा बलवान है। तो वही सेम कहानी जो है, वो एआई की भी है कि कितना एआई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। और अगर एआई के ऊपर सही से कंट्रोल नहीं होगा, तो एआई आउट ऑफ कंट्रोल तो हो ही सकती है क्योंकि वही डेटा है जो हम लोग जो कर रहे हैं, उसी पे वो ट्रेन्ड है। एआई के पास कोई एडिशनल डेटा कहीं और यूनिवर्स के डेटा से तो ट्रेन हुई नहीं है। वो तो उसी डेटा पे ट्रेन्ड है जो हमारा है। हम इंटरनेट पॉर्न कंटेंट से भरा पड़ा है ना? अब भरा पड़ा है तो वो डेटा उस ट्रेनिंग डेटा का हिस्सा नहीं होगा क्या? जब पूरा इंटरनेट को डंप करके आप उस पे ट्रेन कर रहे हो, तो फिर वो डेटा भी उसके अंदर मौजूद है। तो सारे जैसे इंसान की एक अच्छाई है, वो भी मौजूद है और बुराई है, वो भी मौजूद है। अब उसको कंट्रोल करना जिसको एआई की भाषा में कहते हैं फ़िल्टर्स। तो फ़िल्टर्स जो है वो आपकी कितने स्ट्रॉन्ग हैं और अब अगर पता नहीं आपको पता है कि नहीं जो ये ओपन सोर्स एलएलएम है वो अनफ़िल्टर्ड एलएलएम भी आते हैं, जैसे चैट जीपीटी के अनफ़िल्टर्ड वर्ज़न भी आते हैं और उनसे आप हर तरीके की बातें आप कर सकते हो। तो वो ऑलरेडी पार्ट में जैसे आप चैट जीपीटी से अगर कुछ क्वेश्चन पूछोगे कि कार का लॉक कैसे तोड़ा जाए, तो चैट जीपीटी आपको नहीं बताएगा। लेकिन बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऐसे हैं कि जो आप जिनसे पूछोगे वो बता देंगे आपको। तो मतलब यही है कि वो खतरे जो हैं, खतरे जेन्युइन हैं, लेकिन ये है कि मतलब आई आई डोंट थिंक कि आई हैव द राइट आंसर और शायद वो ज़्यादातर लोगों के पास इसका आंसर अभी नहीं है। मतलब कोई भी यही कहेगा जैसे मैंने तो जॉफ़री हिंटन का ही एग्ज़ाम्पल दिया कि जब उनको ही नहीं पता था कि एआई से क्या होने वाला, तो मुझे लगता है कि और किसी के लिए भी इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होगा। So present is interesting. I'm sure future is going to be more interesting. मैं सोच ही रहा था जब आप ये सब चीज़ें बोल रहे थे क्योंकि अभी ह्यूमन इंटरफेरेंस अभी एट प्रेजेंट कुछ टू एन एक्सटेंट है बट आई एम श्योर दैट ये ह्यूमन इंटरफेरेंस भी एक टाइम के बाद में बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैं ये सोच रहा था कि आपने बोला कि इसी वर्ल्ड के जो डेटा से मशीन्स जो हैं वो ट्रेन हो रही हैं। आई एम श्योर जिस तरीके से ह्यूमंस बहुत साल पहले उनके दिमाग में फितूर था कि हम लोगों को इस पृथ्वी से बाहर जाना है और बाहर जाकर के देखना है कि क्या है। आई एम श्योर वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं होंगे। शायद मैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर आराम से देख पाऊँ कि एआई मशीन्स एक्चुअली के अंदर मल्टीपल वर्सेस जो हम मल्टी वर्स की जो हम बात करते हैं वो मल्टीवर्स एक्चुअली के अंदर वो खोज लेकर आ रहे हैं और यू नो सारी सृष्टि के अंदर वेयर एवर लाइक एनी बीइंग इज लाइक प्रेजेंट शायद सबको सबको एक साथ मिला दे। तो आई आई डोंट थिंक सो दैट डे इज आल्सो फार। शायद मैं अपनी लाइफ टाइम में देखूं, वो अलग बात है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इसमें बस मैं इतना ऐड करूँगा कि जैसे अभी हम खतरे और फ़ायदे के बारे में बात कर रहे थे एआई के, तो एक एआई का जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या टेक्नोलॉजी हो, वो नॉलेज जब वो अनलॉक करेगी हर एरिया में, तो हमारे जैसे पिछले 300, 400, 5 साल में टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जैसे जो मैं ग्रोथ रेट में एग्ज़ाम्पल दे रहा था सडनली अगर वो साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स अगर तेज़ होने लगे, तो उससे ह्यूमैनिटी को कितना बेनिफिट होगा, ये हम सिर्फ़ इमेजिन ही कर सकते हैं। ग्रोथ रेट का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि आज हमारे अगर मान लीजिए कि इंडिया का ग्रोथ रेट 6% है और एनुअल ग्रोथ रेट 6% है। अगर वो मान लीजिए कि 200% हो जाए एनुअल ग्रोथ रेट, तो जो हम 2047 की बात कर रहे हैं, वो तो अगले साल ही हो जाएगा। पॉवर्टी से निकालने का काम जो हम 20 साल, 30 साल, 40 साल में सोच रहे हैं, वो तो 1 साल, 2 साल में ही हो जाएगा। तो ह्यूमैनिटी को एआई से होने वाले फ़ायदे भी अनगिनत हैं। यही एआई रिसर्चर्स के सामने बस इतना सा ही चैलेंज है
कि वो उसको कंट्रोल करके रखें, वो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते रहें। अगर वो हो पाया, तो ह्यूमैनिटी के लिए आने वाला समय जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जिसकी ज़्यादातर लोगों को अभी कल्पना नहीं है। दे कैन नॉट इमेजिन कि होने क्या वाला है। सर मुझे यहाँ पे पता है क्या लगता है? ये बिल्कुल वैसे होने वाला है जैसे आपके जब आप 10 साल के थे। पूरी आपका एरिया कह रहा था कि यार इतना पैसा शेयर मार्केट में डाल देते तो ज़्यादा अच्छा होता, एक बच्चे को कंप्यूटर क्यों दिला रहे हो? पर आपके फादर ने उनका कुछ एनविज़न किया, उनका कितना फार साइटेड विज़न था कि उन्होंने कहा कि नहीं इस ऐज के अंदर जहाँ पर शायद पूरे प्रदेश के अंदर ना जाने कितने लिमिटेड कंप्यूटर्स होंगे उन्होंने आपको एक लेकर दिया, व्हिच मीन्स ही वाज़ बेसिकली ट्राइंग टू सेंड यू इन अ डायरेक्शन जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपको और फॉर दैट मैटर किसी भी बच्चे के लिए जो उसके माँ-बाप होते हैं, जब वो उनके ऊपर काम करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, तो चीज़ें अच्छी ही होती हैं, बेहतर ही होती हैं। आई बिलीव अगर इस एआई को अच्छे लोग अगर लिटरली अगर आगे लेकर जाएँगे, तो ये एआई हम जैसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना बुरा, बुरा, बुरा तो हर इंसान बुरा नहीं है, तो आई एम श्योर एआई भी अगर आप उसको अच्छी तरीके से उसका भरण-पोषण करेंगे, सही तरीके से आगे लेकर जाएँगे, जहाँ पर आपको मे बी इवन जो कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, उसको भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इवेंचुअली व्हेन वी आर ग्रोन अप हमारे पेरेंट्स के दे डोंट ड्राइव अस, वी टेक आवर ओन डिसीजंस। आई एम श्योर द डे इज नॉट फार जब ये भी शायद हो पाए कि बस अच्छी करने की क्या जरूरत है कि आपको उसको सही डायरेक्शन में भेजने की जरूरत है राइट। विद अ पॉजिटिव हाँ, एटीट्यूड। नहीं, बहुत ही अच्छा आपने एग्ज़ाम्पल दिया। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया। मुझे लगता है कि यही है कि एक तरीके से जो आप कहना चाह रहे हो कि अगर पेरेंटिंग सही होगी, डायरेक्शन सही होगा, तो एंड रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। और इंडीड। या मुझे भी यही लगता है। मैं भी इसी बात को बिलीव करता हूँ कि आई सी अ पॉज़िटिव फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। आई रियली वांट दैट हम वन ऑन वन एक पॉडकास्ट कर पाए और शायद इसको यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच बिल्कुल, फॉर बिल्कुल। जॉइनिंग अस सर। थैंक यू। चलिए, थैंक्स। बाय। थैंक यू।